जब हमारी स्टोरी शुरू होती है, हमारा एमसी जांग यान अचानक अपनी आंखें एक बस के अंदर खोलता है जो हाई स्कूल स्टूडेंट से भरी हुई थी। कुछ देर आस पास देखने के बाद उसे तुरंत एक हैरान कर देने वाली बात समझ आ जाती है। वह पास्ट में वापस आ गया था। उसके आस पास के फेमिलियर चेहरे और बस की डेस्टिनेशन सब कुछ क्लियर कर देते हैं। आज वही दिन था जब वह और उसके क्लासमेट्स हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद अपनी क्लासेस अवेकन करने के लिए नानरोंग डीमन केव स्टेशन जा रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि यह मोमेंट सिटी के डिस्ट्रॉय होने से 2.5 साल पहले का था, जो उसे फ्यूचर बदलने का एक बहुत ही रेयर मौका दे रहा था। समझने के लिए कि क्या हो रहा है, हमें 12 साल पहले जाना पड़ेगा। उसी वक्त दुनिया भर में मिस्टीरियस डीमन केव एंट्रेंसेस अचानक अपीयर हुए थे, जिनमें नानरोंग डीमन केव भी शामिल था। इन गेट्स से एंडलेस मॉन्स्टर्स बाहर निकले और बड़े स्केल पर ह्यूमंस का मैसेकर शुरू कर दिया। ह्यूमैनिटी ने केव्स के अंदर घुसकर काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्दी ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का पता चला। डीमन वर्ल्ड के अंदर मॉडर्न वेपन्स लगभग बेकार हो जाते थे क्योंकि माना उनमें इंटरफियर करता था। खुशकिस्मती से बाद में लोगों ने डिस्कवर किया कि जो भी इंसान 18 साल की एज तक पहुंचता और किसी डीमन केव के पास जाता, वह स्पेशल एबिलिटीज अवेकन कर सकता था। यह अवेकन्ड इंडिविजुअल्स ह्यूमैनिटी के सबसे पावरफुल वॉरियर्स बन गए और सालों की ब्रूटल बैटल्स के बाद उन्होंने डीमंस को कंटेन करने के साथ साथ उनकी दुनिया में काउंटर अटैक्स लॉन्च करना भी शुरू कर दिया। इसी वजह से पूरी सोसाइटी बदल गई। अब हर 18 साल का ग्रेजुएट डीमन केव विजिट करता था ताकि अपनी क्लास अवेकन कर सके। यह क्लासेस 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती थीं: कॉम्बैट, सपोर्ट और क्राफ्ट। कॉम्बैट क्लासेस को सबसे पावरफुल माना जाता था और उन्हें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। सपोर्ट क्लासेस उनके तुरंत बाद आती थीं, जबकि क्राफ्ट क्लासेस सबसे नीचे होती थीं और लोग उन्हें हमेशा नीचा दिखाते थे। अपनी पिछली जिंदगी में यन ने एक एफ रैंक क्राफ्ट क्लास अवेकन की थी, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की नजर में वह एक बिल्कुल ऑर्डिनरी और वर्थलेस इंसान लगता था। लेकिन उसकी क्लास के साथ एक हिडन ट्रम्प कार्ड भी आया था। उसने साथ ही एक डिवाइन टियर स्किल अवेकन की थी जिसका नाम था मॉडिफाई। यह absurdly पावरफुल एबिलिटी उसे किसी स्किल या आइटम के नाम में सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज करने की इजाजत देती थी, जिससे उसके इफेक्ट्स पूरी तरह बदल जाते थे। कोई वर्थलेस चीज प्राइसलेस बन सकती थी और कोई पावरफुल चीज बेकार। जैसे ही इन्फ्लुएंशियल लोगों को इस एबिलिटी के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत यान को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यान की पावर के थ्रू काउंटलेस यूजलेस आइटम्स और वीक एबिलिटीज वैल्यूएबल ट्रेजर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। लेकिन जितना ज्यादा वह लोग उस पर डिपेंड करते गए, उतना ही ज्यादा उससे डरने लगे। स्किल्स और इक्विपमेंट को ऑल्टर करने की पावर रखने वाले इंसान को बिना कंट्रोल के छोड़ना उनके लिए बहुत डेंजरस था। इसीलिए उन्होंने उसकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर दी, उसकी ग्रोथ कंट्रोल की और उसे हमेशा सर्वेलेंस में रखा। सालों तक यान को एक इंसान से ज्यादा एक टूल की तरह ट्रीट किया गया, जिसे पावरफुल फिगर्स जब चाहें इस्तेमाल कर सकते थे। सब कुछ एक रात में टूट गया जब एक लेवल 96 ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर अचानक नानरोंग डीमन केव से बाहर निकला। ऐसा इवेंट पहले कभी नहीं हुआ था। तब तक यान लेवल 70 तक पहुंच चुका था और ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स में शामिल हो गया था। फिर भी टाइमिंग बहुत सस्पिशियस लग रही थी। दिल के किसी कोने में उसे यकीन था कि किसी ने जान बूझकर उस मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके उसे एलिमिनेट करने की कोशिश की थी, क्योंकि अब वह उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मरने से पहले यान ने एक आखिरी मूव खेला। उसने अपनी रेजरेक्शन स्किल पर मॉडिफाई इस्तेमाल किया और उसे रीबर्थ में ट्रांसफॉर्म कर दिया। बस वही एक चेंज उसके पास्ट में वापस आने की वजह बना। अब जब उसे सेकंड चांस मिल गया था, यान का कोई इरादा नहीं था कि वह वही पुरानी गलतियां दोबारा रिपीट करे। इस बार वह खुद के अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा। वह अपनी असली एबिलिटीज छुपाकर क्वाइटली स्ट्रॉन्गर बनेगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करेगा और सिटी की डिस्ट्रक्शन को होने से पहले ही रोक देगा। कुछ ही देर बाद बस नानरोंग सिटी हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स पहुंच जाती है, जहां अवेकनिंग प्लाजा लोकेटेड था। माहौल एक्साइटमेंट और एंजाइटी का मिक्सचर था। कुछ स्टूडेंट्स पहले ही पावरफुल कॉम्बैट क्लासेस अवेकन करने के सपने देख रहे थे, जबकि कुछ चुपचाप प्रे कर रहे थे कि उन्हें कोई यूजलेस क्लास न मिल जाए जो उनका फ्यूचर बर्बाद कर दे। इस बीच लगभग सबका अटेंशन जियांग यान पर था। आखिर वह एकेडमी का टॉप स्टूडेंट था, एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में। क्योंकि वह अनयूजुअल अमाउंट ऑफ माना के साथ पैदा हुआ था, बहुत से लोग उसे वंस इन अ जनरेशन जीनियस मानते थे। उनके दिमाग में यह इम्पॉसिबल था कि उस जैसे इंसान को एलीट कॉम्बैट क्लास के अलावा कुछ और मिले। ऑफ कोर्स हर कोई उसके लिए चीयर नहीं कर रहा था। स्कूल का सेकंड रैंक्ड स्टूडेंट योंग होंगवे हमेशा यान के शैडो में रहा था और उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अंदर ही अंदर वह उम्मीद कर रहा था कि आज यान बुरी तरह फेल हो जाए। जल्दी ही टीचर यान को आगे बुलाता है और अनाउंस करता है कि वह पहला स्टूडेंट होगा जो अवेकन करेगा, ताकि उसका रिजल्ट सबके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दे सके। सुपरवाइजर उसे क्रिस्टल पर दोनों हाथ रखकर प्रोसेस शुरू करने को कहता है। जहां बाकी सब नर्वस थे, वहीं यान बिल्कुल काम था। उन सब के अनलाइक उसे पहले से पता था कि अब क्या होने वाला है। स्टूडेंट्स, टीचर्स और सुपरवाइजर्स सब ध्यान से देखते हैं
जब क्रिस्टल ग्लो करना शुरू करता है। ज्यादातर लोग एक पावरफुल कॉम्बैट क्लास के लिए प्रे कर रहे थे, जबकि होंगवे प्रैक्टिकली डिजास्टर की विश कर रहा था। अचानक क्रिस्टल से एक ब्राइट लाइट फूट पड़ती है और एक क्लास पैनल अपीयर होता है। बिल्कुल यान की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट था रिपेयरमैन, एक F रैंक क्राफ्ट क्लास। पूरी जगह तुरंत कैओस में बदल जाती है। टीचर लगभग अपना सिर पकड़ लेता है, समझ ही नहीं पाता कि एकेडमी का ग्रेटेस्ट जीनियस इतनी टेरेबल क्लास कैसे अवेकन कर सकता है। दूसरी तरफ होंगवे और उसके फ्रेंड्स अपनी जिंदगी का सबसे फनी मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। उनके लिए वह लड़का जो हमेशा सबसे ऊपर खड़ा रहता था, अब वह क्लास अवेकन कर चुका था, जिसे ज्यादातर लोग कंप्लीट ट्रैश मानते थे। सुपरवाइजर्स में से एक सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश करता है और एक्सप्लेन करता है कि रिपेयरमैन पूरी तरह यूजलेस नहीं है। वह यान को बताता है कि कम से कम वह एक रिपेयर शॉप खोलकर इक्विपमेंट रिपेयर करके डिसेंट लिविंग कमा सकता है। लेकिन किसी के आगे बढ़ने से पहले क्रिस्टल अचानक फिर रिएक्ट करने लगता है। यह अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन तुरंत सबका अटेंशन खींच लेता है, क्योंकि इसका मतलब था कि यान एक सेकंड क्लास अवेकन कर रहा था। टीचर एक्साइटेड हो जाता है और एक्सप्लेन करता है कि डुअल क्लास अवेकनिंग्स कितनी इनक्रेडिबली रेयर होती हैं। दो क्लासेस अवेकन करने वाले लोगों को अक्सर जीनियसेस अमंग जीनियसेस माना जाता है। तुरंत सब उम्मीद करने लगते हैं कि दूसरी क्लास पहली डिजास्टर को रिडीम कर देगी, लेकिन किस्मत ने एक और मजाक करने का फैसला कर लिया था। एक केक कुछ मोमेंट्स बाद सेकंड क्लास अपीयर होती है और वह थी फार्मर। न सिर्फ यह एक और क्राफ्ट क्लास थी, बल्कि रिपेयरमैन की तरह यह भी F रैंक क्लास थी। पूरी क्राउड फ्रीज हो जाती है। जो लोग यान को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी समझ नहीं आता कि क्या बोलें। होंगवे हंसते हंसते लगभग गिरने वाला था, क्योंकि यह रिजल्ट उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बुरा निकला था। कुछ ही सेकंड्स में सब लोग यान को कंप्लीट फेलियर का टैग दे देते हैं। हर डायरेक्शन से पिटी, सिंपैथी और डिसअपॉइंटमेंट बरसने लगती है, जैसे उसका फ्यूचर पहले ही डिसाइड हो चुका हो। लेकिन जो बात किसी को नहीं पता थी, वह यह थी कि यान अंदर ही अंदर सेलिब्रेट कर रहा था। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि क्लासेस कितनी बेकार दिख रही हैं, क्योंकि असली ट्रेजर उनकी इनेट स्किल्स में छुपा हुआ था। रिपेयरमैन क्लास के साथ आती थी मॉडिफाई, उसकी अब्सर्डली ब्रोकन डिवाइन टियर एबिलिटी। यह स्किल उसे किसी स्किल, आइटम या इक्विपमेंट के नाम में सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज करने देती थी और उस चीज को पूरी तरह कुछ और बना देती थी। अगर टारगेट यान खुद का हो तो मॉडिफिकेशन परफेक्ट सक्सेस रेट के साथ सक्सीड होती थी। और फार्मर क्लास के साथ आती थी ग्रोथ, एक स्किल जो प्लांट्स की ग्रोथ स्पीड को 10% इंक्रीज करती थी और साथ ही किसी टारगेट को रिवाइव करने की एबिलिटी भी रखती थी, इंक्लूडिंग यान हिमसेल्फ, और उसकी सारी इंजरीज फुली हील कर सकती थी। हालांकि यह स्पेंट माना रिस्टोर नहीं कर सकती थी। जहां बाकी सब लोग दो वर्थलेस F रैंक क्लासेस देख रहे थे, वहीं यान एंडलेस पोटेंशियल देख रहा था। उसे पहले से पता था कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह एबिलिटीज उसके सबसे पावरफुल वेपन्स बन सकती हैं। नए अपडेट हुए स्टूडेंट रैंकिंग्स को देखते हुए उसने चुपचाप खुद से एक प्रॉमिस किया, इस बार वह हर लिस्ट में फर्स्ट प्लेस क्लेम करेगा और अवेलेबल हर रिसोर्स अपने नाम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वह इतना स्ट्रांग बनेगा कि कोई भी उसे दोबारा कंट्रोल न कर सके। आज लोग उसकी F रैंक क्लासेस पर हंस रहे थे, लेकिन बहुत जल्द वह उन्हें दिखा देगा कि असल में उन्हें इन क्लासेस से कितना डरना चाहिए। अवेकनिंग सेरेमनी के बाद यंग बिगिनर ट्रेनिंग बेस की तरफ निकल पड़ता है, एक स्पेशल फैसिलिटी जो न्यूली अवेकन रुकीज को सेफली लेवल अप करने में हेल्प करने के लिए डिजाइन की गई थी। यह जगह वीक डीमन केव क्रीचर्स से भरी हुई थी, जिन्हें ह्यूमंस ने रेज और मैनेज किया था, इसलिए बिगिनर्स के लिए एक्सपीरियंस फार्म करने की परफेक्ट जगह मानी जाती थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो भी डंजन के क्लियर टाइम रिकॉर्ड को तोड़ देता, उसे अपकमिंग प्रोविंशियल रूकी टूर्नामेंट में बोनस पॉइंट्स मिलते थे, जिससे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते थे। जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां सिर्फ कुछ लेवल्स गेन करने आते थे, वहीं यान का गोल काफी बड़ा था। वह रिकॉर्ड को बुरी तरह तोड़कर पहले ही दिन बेस्ट यूनिवर्सिटी तक अपना रास्ता सिक्योर करना चाहता था। जब वह एंट्रेंस पर पहुंचता है, ड्यूटी पर मौजूद नाइट उसका प्रोफाइल चेक करता है और तुरंत कुछ अनयूजुअल नोटिस करता है। यन एक ड्यूअल क्लास अवेकनर था, जो हजारों लोगों में सिर्फ एक बार देखने को मिलता था। लेकिन जैसे ही नाइट देखता है कि दोनों क्लासेस F रैंक हैं, उसका एक्साइटमेंट गायब हो जाता है। कंसर्न्ड होकर वह पूछता है कि क्या यान वाकई ट्रेनिंग बेस को अकेला चैलेंज करने वाला है। भले ही यह सिर्फ फर्स्ट स्टेज डंजन हो, लेकिन यह उतना ईजी नहीं था जितना लोग सोचते थे। नाइट उसे क्लासमेट्स के साथ टीम बनाने की सलाह देता है, लेकिन यान कामली मना कर देता है और बिगिनर इक्विपमेंट मांगता है। नाइट की नजर में यान शायद एकेडमी के नंबर 1 जीनियस से दो F रैंक क्लासेस वाले इंसान बनने की रियलिटी एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहा था। हेल्प करने की कोशिश में नाइट उसे सिर्फ एक आयरन सोर्ड ही नहीं, बल्कि लेदर बूट्स की एक पेयर भी देता है, जो एक्स्ट्रा 3 पॉइंट स्पीड प्रोवाइड करती थी। यन तुरंत समझ जाता है कि आदमी उस पर थोड़ी काइंडनेस दिखा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उस काइंडनेस में थोड़ी पिटी भी मिली हुई थी। ट्रेनिंग एरिया की तरफ चलते वक्त नाइट मजाक में कहता है कि अगर चार्जिंग रैबिट्स उस पर हावी हो जाएं तो मदद के लिए चिल्लाना। यन बस उसकी एडवाइस के लिए थैंक्स बोलता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वह नजरों से ओझल होता है, वह सीक्रेटली दोनों इक्विपमेंट पर मॉडिफाई इस्तेमाल करता है, सोर्ड की पेनिट्रेशन पावर बढ़ा देता है और बूट्स की मूवमेंट स्पीड को और ज्यादा बूस्ट कर देता है। वह चाहे तो उन्हें होली सोर्ड या डिमोनिक वेपन जैसे रिडिकुलस आइटम्स में
ट्रांसफॉर्म कर सकता था, लेकिन पूरा एरिया कैमरास से कवर्ड था। पिछली जिंदगी में अपनी एबिलिटीज एक्सपोज करने का नतीजा भुगत चुका यन इस बार वही गलती दोबारा करने वाला नहीं था। बिगिनर ट्रेनिंग बेस 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था, बेसिक एरिया, एडवांस्ड एरिया और बॉस एरिया। ज्यादातर रुकीज अपना वक्त बेसिक एरिया में स्पेंड करते थे, जबकि स्ट्रॉन्गर ट्रेनीज एडवांस्ड एरिया को चैलेंज करते थे। लेकिन जो लोग क्लियर टाइम रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे, उन्हें बॉस एरिया तक पहुंचकर एंड में वेट कर रहे बॉस रैंक्ड चार्जिंग रैबिट को डिफीट करना पड़ता था। यह मॉन्स्टर्स सिर्फ लेवल 1 के थे, लेकिन काफी अग्रेसिव छोटे मॉन्स्टर्स थे जिनके सिर पर क्रिस्टल शेल्स लगे होते थे, जिन्हें वह बैटरिंग रैम की तरह इस्तेमाल करते थे। यान का गोल सिर्फ डंजन क्लियर करना नहीं था, वह तुरंत लेवल 5 तक पहुंचना चाहता था, जिसका मतलब था कम से कम 100 रैबिट्स को मारना। तभी वह नेक्स्ट ट्रेनिंग ग्राउंड साइक्लोन वुल्फ बेस तक एक्सेस अनलॉक कर पाएगा। यह जगह बिगिनर्स के लिए कंप्लीट नाइटमेयर मानी जाती थी, लेकिन उस जैसे इंसान के लिए परफेक्ट लेवलिंग स्पॉट थी। जैसे ही रैबिट्स उसकी तरफ रश करना शुरू करते हैं, यन बिना किसी हेजिटेशन के उनकी तरफ चार्ज कर देता है। एक रैबिट गिरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मॉन्स्टर्स उसके सामने लगभग कोई चांस ही नहीं रखते। हर किल के साथ एक्सपीरियंस पॉइंट्स उसकी तरफ आने लगते हैं और यन जल्दी ही रियलाइज करता है कि सब कुछ एक्सपेक्टेड से भी बेटर चल रहा है। दरअसल वह सोचने लगता है कि शायद एक ही रन में लेवल 10 तक पहुंचना भी पॉसिबल हो सकता है। लेवल 10 पहुंचने से वह एक और स्किल अनलॉक कर सकेगा जो फ्यूचर में एक्सट्रीमली पावरफुल मॉन्स्टर्स क्रिएट करने में उसकी हेल्प करेगी। यान के लिए यह ट्रेनिंग बेस सिर्फ एक लेवलिंग जोन नहीं था, यह उसके उस सफर का पहला कदम था जहां वह इतना पावरफुल बनेगा कि कोई भी उसे दोबारा कंट्रोल नहीं कर सकेगा। रैबिट्स को कैजुअली काटते हुए यन को याद आता है कि इस वक्त होंगवे अपनी क्लास अवेकन कर रहा होगा। होंगवे की पर्सनैलिटी को जानते हुए उसे पूरा यकीन था कि मौका मिलते ही वह उसे ढूंढने आ जाएगा। उधर अवेकनिंग प्लाजा में होंगवे प्लेटफॉर्म पर चढ़ता है और यन से स्ट्रॉन्गर क्लास के लिए प्रे करता है। इस बार किस्मत उस पर मेहरबान हो जाती है, क्रिस्टल एनर्जी से फट पड़ता है और वह बर्जर्कर नाम की एक ए रैंक कॉम्बैट क्लास अवेकन कर लेता है। होंगवे एक्साइटमेंट से लगभग फटने वाला था। सालों तक यान के शैडो में जीने के बाद उसे फाइनली लगता है कि उसने उसे सरपास कर दिया है। उसके फॉलोअर्स तुरंत उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि फॉर्मर नंबर 2 अब ऑफिशियली नंबर 1 बन चुका है। क्योंकि यन वहां मौजूद नहीं था, वह सब अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि होंगवे की अवेकनिंग के बारे में जानने के बाद वह शर्म से कहीं छुप गया होगा। होंगवे के लैकीज में से एक बताता है कि उसने यान को बिगिनर ट्रेनिंग बेस की तरफ जाते देखा था और होंगवे तुरंत उसे ढूंढने का फैसला कर लेता है। ऑफिशियली वह एक स्ट्रगलिंग क्लासमेट की हेल्प करने जा रहे थे, अनऑफिशियली वह उसके मुंह पर हंसने और अपनी सक्सेस उसके मुंह पर रगड़ने जा रहे थे। टीचर उनकी एक्सक्यूज को तुरंत समझ जाता है और बस एक लंबी सांस छोड़ता है। सबसे ज्यादा वही जानता था कि यन ने सालों में कितनी मेहनत की थी। उसने उसे रात देर तक पढ़ते, थक कर गिरने तक ट्रेनिंग करते और माना ट्रेनिंग रूम की मैक्सिमम पेन सेटिंग्स को बिना एक आवाज निकाले इंड्योर करते देखा था। टीचर समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी डिटर्मिनेशन वाला इंसान कैसे 2 सीमिंगली यूजलेस एफ रैंक क्लासेस अवेकन कर सकता है। लेकिन सब लोगों ने यान पर उम्मीद नहीं छोड़ी थी। क्राउड में वांग चिंगफेंग नाम का एक पर्पल हेड स्टूडेंट भी था। होंगवे के अनलाइक चिंगफेंग को नहीं लगता था कि यान की स्टोरी खत्म हो गई है। एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में यान के तुरंत पीछे रैंक करने वाला चिंगफेंग उसे हमेशा एक रिस्पेक्टेबल राइवल मानता था। फर्स्ट ईयर फाइनल्स में यान की डिटर्मिनेशन देखने के बाद से ही वह उसके रिलेंटलेस माइंडसेट को एडमायर करता आया था। इसलिए जब उसे पता चलता है कि होंगवे ट्रेनिंग बेस जा रहा है, वह भी पीछे चल पड़ता है। इसलिए नहीं कि वह यान का मजाक उड़ाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर कोई उसके राइवल को तंग करेगा तो वह होंगवे बिल्कुल नहीं होगा। दरअसल अगर होंगवे ने कोई स्टूपिडिटी की तो चिंगफेंग पहले से ही उसे पीटने के लिए रेडी था। इस बीच ट्रेनिंग बेस के अंदर यान पहले ही 100 से ज्यादा चार्जिंग रैबिट्स का स्लॉटर कर चुका था। एक्सपीरियंस पॉइंट्स जबरदस्त थे, लेकिन उसकी बॉडी उसकी काफी बड़ी प्राइस चुका रही थी। आखिर वह अभी भी एक रुकी था जिसका फिजिक काफी वीक था। फिर भी यान बिल्कुल वरीड नहीं था। इस पॉइंट पर सिर्फ एक एनिमी बचा था, रैबिट किंग। जैसे ही वह मॉन्स्टर गिरता, आगे बॉडी एरिया क्लियर हो जाता और यान फाइनली लेवल 5 तक पहुंच जाता। रैबिट किंग एक लेवल 5 मॉन्स्टर था जिसके सिर पर एलिमेंटल क्रिस्टल शेल लगी हुई थी, जिसकी वजह से वह अपने पावरफुल रैमिंग अटैक्स के थ्रू एलिमेंटल डैमेज डील कर सकता था। नॉर्मली अगर एक इंजर्ड लेवल 4 रुकी उससे हेड ऑन फाइट करता तो उसे बुरी पिटाई खानी पड़ती, लेकिन खुशकिस्मती से यान फेयर फाइट करने का कोई इरादा नहीं रखता था। जैसे ही रैबिट किंग अपनी इनेट स्किल फ्लेम हेडबट इस्तेमाल करके चार्ज करता है, यन कामली मॉडिफाई एक्टिवेट करता है। एक इंस्टेंट में वह स्किल का नाम फ्लेम हेडबट से बदलकर फ्लेम हेड बर्स्ट कर देता है। डिफरेंस छोटा था, लेकिन रिजल्ट एब्सोल्युटली ब्रूटल निकला। अपने चार्ज अटैक को एम्पावर करने के बजाय स्किल उसके खुद के सिर पर लगे क्रिस्टल को एक्सप्लोड कर देती है। रैबिट किंग यान तक पहुंच भी नहीं पाता और क्रिस्टल डेटोनेट हो जाता है, मॉन्स्टर को तुरंत उड़ा देता है और फाइट वहीं खत्म हो जाती है। बस ऐसे ही यान सक्सेसफुली डंजन क्लियर कर लेता है और लेवल 5 तक पहुंच जाता है। उसी वक्त पब्लिक नोटिस बोर्ड पर एक अनाउंसमेंट अपीयर होती है। जियांग यान ने सिर्फ 36 मिनट्स के क्लियर टाइम के साथ चार्जिंग रैबिट एलीट रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जो भी यह देखता है
स्टन रह जाता है क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड 1 घंटे से भी ज्यादा था। स्टूडेंट्स तुरंत डिस्कशंस में फट पड़ते हैं जबकि होंगवे रियलिटी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। उसके दिमाग में कोई चांस ही नहीं था कि 2 एफ रैंक क्लासेस अवेकन करने के बाद यन ऐसा कुछ अचीव कर सकता है। उसके हिसाब से सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन थी, चीटिंग। यह मानकर कि उसने कोई फ्रॉड एक्सपोज कर दिया है, होंगवे और भी ज्यादा डिटरमिन्ड हो जाता है यान को ढूंढने और उसकी पोल खोलने के लिए। उधर यान को लोग क्या सोचते हैं इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अपनी इंजरीज को स्किल से रिपेयर करने के बाद वह तुरंत अपनी नजर नेक्स्ट चैलेंज पर जमा देता है, व्हर्लविंड वुल्फ बेस। अपनी प्रीवियस लाइफ में वुल्फ किंग ने उसे काफी ट्रबल दिया था। इस बार यन का पूरा इरादा था कि एक्सपीरियंस पॉइंट्स के साथ साथ थोड़ा बदला भी वसूल किया जाए। कुछ ही देर बाद वह व्हर्लविंड वुल्फ बेस पहुंच जाता है। रैबिट एरिया के कंपैरिजन में यह जगह बिल्कुल अलग लेवल की थी। यहाँ के रेगुलर वुल्व्स लेवल 6 से 9 के बीच थे जबकि वुल्फ किंग लेवल 10 पर था। इस पॉइंट पर ज्यादातर फ्रेशमैन सिर्फ लेवल 1 से 5 के बीच होते थे। मतलब यहाँ अकेला एंटर करना प्रैक्टिकली सुसाइड था और इसी वजह से रिवॉर्ड्स इतने वैल्यूएबल थे। जो भी बेस क्लियर कर सकता था उसे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस मिलता था। यन जानता था कि अगर उसने वुल्फ किंग को डिफीट कर दिया तो वह सीधा लेवल 10 तक जंप कर सकता है। ऑर्डिनरी रुकीज के लिए लेवल 10 तक पहुंचने में लगभग 10 दिन की ग्राइंडिंग लग सकती थी, लेकिन इस बेस को एक बार क्लियर करना वही काम इंस्टेंटली कर सकता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेवल 10 एक सेकंड इनेट स्किल अनलॉक करता था और विल्डरनेस में इंडिपेंडेंटली ट्रेन करने की परमिशन भी देता था। दोनों ही यान के स्ट्रॉन्गर बनने के रास्ते में क्रिटिकल स्टेप्स थे। एंट्रेंस पर उसकी मुलाकात एक नाइट से होती है जो पहले वाले नाइट का कंप्लीट ऑपोजिट था। यह आदमी अपनी कंटेम्प्ट छुपाने की भी कोशिश नहीं करता। यान का प्रोफाइल देखने के बाद वह पूछता है कि क्या वह सीरियसली बेस को अकेला चैलेंज करने वाला। नाइट पॉइंट आउट करता है कि लेवल 8 और 9 के टैलेंटेड फ्रेशमैन भी आमतौर पर फुल 6% टीम्स के साथ एंटर करते हैं। वह एक फॉर्मर जीनियस का एग्जाम्पल भी देता है जिसने ए रैंक क्लास अवेकन की थी और सोलो रन अटेम्प्ट किया था, लेकिन इतना बैडली इंजर्ड हो गया कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। नाइट की नजर में अगर वह जीनियस फेल हो गया था तो 2 एफ रैंक क्लासेस वाला इंसान तो बिल्कुल चांस नहीं रखता। यन बस वार्निंग के लिए उसका थैंक्स करता है और आगे बढ़ता रहता है। नाइट तुरंत क्लियर कर देता है कि वह असल में कंसर्न था ही नहीं। अगर यन अपनी जान बर्बाद करना चाहता है तो वह उसकी खुद की प्रॉब्लम थी। यान बिना किसी हेजिटेशन के ट्रेनिंग बेस के अंदर एंटर करता है और सीधा वुल्व्स की तरफ चार्ज कर देता है। ऊपर से देख रहा नाइट अस्यूम करता है कि अब वह एक रुकी को टुकड़े टुकड़े होते देखने वाला है, लेकिन उसकी आंखों के सामने कुछ बिल्कुल अलग होता है। यन एक के बाद एक वुल्व्स को ऐसे चीरने लगता है जैसे वह सिर्फ ट्रेनिंग डमीज हों। बैटलफील्ड में स्वॉर्ड स्ट्राइक्स चमक रही थीं, मॉन्स्टर्स लेफ्ट और राइट गिर रहे थे और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यन अपनी इनेट स्किल्स पर भी रिलाई नहीं कर रहा था। नाइट का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लगता है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। जिस लड़के का उसने अभी थोड़ी देर पहले मजाक उड़ाया था, एक 3 कार्ड आसपास की, वह कैजुअली उन मॉन्स्टर्स को काट रहा था जो एक रुकी को ओवरवेल्म कर देने चाहिए थे। कुछ ही देर बाद यन के आस पास वुल्फ कॉर्प्सेस का एक पहाड़ सा बन जाता है। इस पॉइंट पर नाइट के पास ट्रूथ एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। यन एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर था। अपने पहले बोले गए सारे ट्रैश कमेंट्स याद करके नाइट अचानक डिसाइड करता है कि शायद सबसे अच्छा यही होगा कि यन के वापस आने से पहले ही वह गायब हो जाए। उधर यन कॉर्प्स पाइल के ऊपर बैठकर रिकवरी कर रहा था। अपनी सक्सेस के बावजूद बैटल बिल्कुल इजी नहीं थी। अगर उसकी रीजेनरेशन एबिलिटी उसे लगातार हील न कर रही होती तो वह कई बार मर चुका होता। वुल्व्स रैबिट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस थे। अब तक यन सक्सेसफुली लेवल 9 तक पहुंच चुका था, लेकिन हर लेवल पेन, इंजरीज और नॉन स्टॉप फाइटिंग के साथ आया था। उसके वूंड्स हील हो जाते थे लेकिन दर्द कभी गायब नहीं होता था। फिर भी यान कंप्लेन नहीं करता। वह पहले ही जानता था कि अपनी फेट को बदलना फ्री में नहीं मिलने वाला। अब जब वुल्फ पैक वाइप आउट हो चुका था, सिर्फ एक टारगेट बचा था। उसके और लेवल 10 के बीच अब सिर्फ वुल्फ किंग खड़ा था। तभी डिस्टेंस में वुल्फ किंग फाइनली अपीयर होता है। यह लेवल 10 मॉन्स्टर ऐसे फर से कवर्ड था जो नेचुरली विंड एलिमेंट के साथ रेजोनेट करता था, जिसकी वजह से यह ऑर्डिनरी वुल्फ से काफी ज्यादा डेंजरस था। उसकी एबिलिटीज चेक करने के बाद यन डिस्कवर करता है कि वुल्फ किंग के पास विंड ब्लेड क्लॉ नाम की स्किल है। अनफॉर्चुनेटली स्किल एनालाइज करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि मॉडिफाई इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा रूम ही नहीं था। दरअसल अगर वह जबरदस्ती चेंज करने की कोशिश करता तो काफी चांस था कि स्किल और भी पावरफुल बन जाती। कुछ पल के लिए यन सीरियसली अपने ऑप्शंस के बारे में सोचता है, फिर वह अचानक अपनी शर्ट उतार देता है, सालों की ब्रूटल ट्रेनिंग से बना हुआ फिजिक रिवील करता है और डिसाइड करता है कि अगर ट्रिक्स काम नहीं करेंगी तो ये फाइट ओल्ड फैशन तरीके से सेटल होगी। आखिर स्किल्स के अलावा भी वह एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में नंबर 1 स्टूडेंट था। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना यान सीधा वुल्फ किंग की तरफ चार्ज कर देता है, तैयार ये प्रूव करने के लिए कि उसने वह टाइटल क्यों अर्न किया था। इसी दौरान होंगवे और उसका ग्रुप काफी बुरी सिचुएशन में था। चार्जिंग रैबिट ट्रेनिंग बेस को कॉन्कर करने की उनकी कोशिश कंप्लीट डिजास्टर में खत्म हुई थी। वह मुश्किल से अपनी जान बचा पाए थे और सिर्फ इमरजेंसी असिस्टेंस रिक्वेस्ट करने की वजह से सरवाइव कर सके। ड्यूटी पर मौजूद नाइट तुरंत उन्हें डांट लगाता है कि नॉर्मल रुकीज की तरह बेसिक जोन में ट्रेनिंग करने के बजाय वह एडवांस्ड एरिया में
रेकलेस तरीके से घुस गए थे। अंदर ही अंदर होंगवे गुस्से से जल रहा था। पूरी पार्टी के सपोर्ट के बावजूद वह बॉस एरिया तक नहीं पहुंच पाया था। फिर भी किसी तरह यन न सिर्फ उसे क्लियर कर गया बल्कि रिकॉर्ड भी सेट कर दिया। चाहे वह कितना भी सोचे, उसके लिए यह मानना इम्पॉसिबल था कि यह सब लेजिटिमेटली हुआ हो। पूरा यकीन करते हुए कि यन ने चीटिंग की है, होंगवे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपने बेचारे लैकीज में से एक को मुक्का मार देता है। जैसे यह ह्यूमिलिएशन काफी नहीं थी, पब्लिक नोटिस बोर्ड अचानक एक बार फिर लाइट अप हो जाता है। एक नई अनाउंसमेंट अपीयर होती है जो सबको इन्फॉर्म करती है कि व्हर्लविंड वुल्व्स ट्रेनिंग बेस को जियांग यन ने सिर्फ 58 मिनट्स में क्लियर करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। क्राउड तुरंत शॉक में फट पड़ती है। होंगवे के फॉलोअर्स को समझ ही नहीं आता कि वह क्या देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी एक्सेप्ट करने के बजाय होंगवे और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है यान को नीचे गिराने के लिए। वह तुरंत अपने लैकीज को बताता है कि वह वुल्फ बेस जा रहे हैं, ऑफिशियली यान को कंग्रेचुलेट करने के लिए। रियलिटी में वह उसकी रेपुटेशन बर्बाद करने का प्लान बना रहा था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस पॉइंट तक यान से बेटर प्रूव करना उसके लिए एक ऑब्सेशन बन चुका था। ट्रेनिंग बेस के अंदर यान फाइनली अपना गोल अचीव कर लेता है। वह सक्सेसफुली लेवल 10 तक पहुंच जाता है और अपनी सेकंड इनेट स्किल्स अनलॉक कर लेता है। रिपेयरमैन क्लास से उसे ड्यूरेबिलिटी नाम की स्किल मिलती है, जबकि फार्मर क्लास उसे प्लांट ग्राफ्टिंग देती है। जैसे ही वह प्लांट ग्राफ्टिंग देखता है, उसके चेहरे पर तुरंत स्माइल आ जाती है, क्योंकि यही वह स्किल थी जिसका उसे इंतजार था। बिना हेजिटेशन के वह मॉडिफाई एक्टिवेट करता है और प्लांट ग्राफ्टिंग को यूनिवर्सल ग्राफ्टिंग में चेंज कर देता है। बस इतनी सी देर में एक और रिडिकुलसली ओवरपावर्ड एबिलिटी उसके हाथ लग जाती है। यूनिवर्सल ग्राफ्टिंग उसे दो कंप्लीटली डिफरेंट स्पीशीज के जीन्स कंबाइन करके एक इंटायरली नई लाइफ फॉर्म क्रिएट करने की एबिलिटी देती है। रिजल्टिंग क्रीचर अपने पेरेंट्स से या तो वीकर हो सकता था या स्ट्रॉन्गर। अभी के लिए यन के पास सुपीरियर स्पीशीज क्रिएट करने का सिर्फ 10% चांस था, लेकिन स्किल लेवल अप होने के साथ ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा। फ्यूचर अपग्रेड्स उसे और ज्यादा स्पीशीज को एक साथ ग्राफ्ट करने की परमिशन देंगे और एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएशंस बनने के चांसेस भी इंप्रूव करेंगे। हालांकि स्किल के साथ रिस्ट्रिक्शंस जुड़ी हुई थी। यन अच्छी तरह जानता था कि ये कितनी टेरिफाइंग बन सकती है। एग्जाम्पल के लिए, दो ऑलरेडी पावरफुल ए रैंक मॉन्स्टर्स को कंबाइन करके शायद एक और भी स्ट्रॉन्गर एस रैंक मॉन्स्टर क्रिएट किया जा सकता था। फिर बीस्ट टेमर स्किल स्क्रॉल इस्तेमाल करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश किया जा सकता था और उसे एक कंप्लीटली लॉयल बैटल कंपेनियन में बदला जा सकता था। यान को याद था कि उसकी प्रीवियस लाइफ में पावरफुल फिगर्स ऐसी एबिलिटीज का अपने फायदे के लिए कैसे मिसयूज करते थे, लेकिन इस बार वह जो भी क्रिएट करेगा सब कुछ सिर्फ उसका होगा। अपनी न्यूली एक्वायर्ड एबिलिटीज को सॉर्ट करने के बाद यान फाइनली वहां से निकलने की तैयारी करता है। सिर्फ एक दिन में उसने जो कुछ अचीव किया था उसे देखकर वह खुद भी इंप्रेस था। न सिर्फ उसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और लेवल 10 तक पहुंच गया, बल्कि उसे एक वैल्यूएबल मैजिक क्रिस्टल भी मिल गया था। इन क्रिस्टल्स का ड्रॉप रेट एक्सट्रीमली लो होता था और इक्विपमेंट में एम्बेड करने पर यह पावरफुल इफेक्ट्स दे सकते थे। अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग ग्राउंड्स के अंदर ड्रॉप हुई कोई भी चीज हंटर एसोसिएशन की प्रॉपर्टी होती थी। फिर भी यान डिसअपॉइंटेड नहीं था। अब जब वह लेवल 10 पर पहुंच गया था, वह फाइनली डीमन केव के वाइल्ड रीजन्स में एंटर कर सकता था। वहां उसे जो भी क्रिस्टल या मटेरियल मिलेगा वह पूरी तरह उसका होगा। एक ऐसे इंसान के लिए जिसने अपनी पिछली जिंदगी दूसरों के कंट्रोल में गुजारी थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का ख्याल काफी डैम अच्छा लग रहा था। अनफॉर्चुनेटली रियलिटी उसे जल्दी ही याद दिला देती है कि उसकी प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई हैं। उसके चेस्ट पर लगी क्लॉ वुंड अचानक इंटेंस पेन के साथ धड़क उठती है। क्योंकि इंजरी इतनी सीरियस नहीं थी कि उसे मार सके, उसकी रीजेनरेशन एबिलिटी एक्टिवेट होने से मना कर देती है। सिचुएशन और भी बुरी इसलिए थी क्योंकि उसके पास हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए पैसे भी नहीं थे। सब कुछ सोचने के बाद यन एक रिडिकुलस लेकिन प्रैक्टिकल सोल्यूशन पर पहुंचता। फुली हील होने का सबसे ईजी तरीका यह था कि वह खुद को मार दे और अपनी रिवाइवल एबिलिटी ट्रिगर कर दे। प्रॉब्लम यह थी कि अगर उसने नाइट्स के सामने ऐसा कुछ किया तो तुरंत सस्पिशन अट्रैक्ट हो जाता। इसी वजह से वह डिसाइड करता है कि उसे पहले कोई ऐसी क्वाइट लोकेशन ढूंढनी होगी जहां कोई उसे देख न सके, तभी वह अपना यह काफी इंसेन हीलिंग प्लान एग्जीक्यूट करेगा। यह सोचकर यन अपनी शर्ट वापस पहन लेता है और एग्जिट की तरफ चल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखता है वह वहीं जम जाता है। एक क्वाइट पाथ मिलने के बजाय उसके सामने एक मैसिव क्राउड खड़ी थी। उसके रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स की खबर सुनकर हर तरफ से स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठा हो गए थे। अपर क्लासमैन तक उस लड़के को देखने आ गए थे जिसने ट्रेनिंग बेस के रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया था। यन जिस पीसफुल एस्केप की उम्मीद कर रहा था वह क्लियरली सीधा विंडो के बाहर जा चुकी थी। बाहर जमा हुई मैसिव क्राउड को देखते ही यान तुरंत समझ जाता है कि उसके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। उस पर बहुत ज्यादा नजरें टिकी हुई थी। अपनी करंट कंडीशन में रिवाइव इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं था। अगर वह और डैमेज ले लेता और फिर सबके सामने अचानक रिकवर हो जाता तो लोग जरूर नोटिस कर लेते कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। उसकी सबसे बड़ी कंसर्न यह बन जाती है कि भीड़ को कैसे हैंडल किया जाए बिना अपने सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स में से एक को एक्सपोज किए। इसी बारे में सोचते हुए उसे अचानक अपने बॉडी में वार्मथ स्प्रेड होती महसूस होती है। जो इंजरीज कुछ मोमेंट्स पहले तक उसे टॉर्चर कर रही थीं, वह अपने आप हील होने लगती हैं। सरप्राइज में ऊपर देखने पर उसे सोर्स का पता चलता है। एक एस रैंक सपोर्ट प्रोफेशन यूजर एस
सॉफ, जिसे होली एंजल के नाम से जाना जाता था, उसे हील कर रही थी। क्राउड तुरंत एक्साइटमेंट में फट पड़ती है। जब सब लोग मुड़कर देखते हैं कि हीलिंग स्पेल किसने कास्ट किया, तो उन्हें पता चलता है कि वह याओ फैमिली की एक लड़की थी जिसका नाम केक्सिन था। याओ फैमिली ग्रेट क्लैंस में से एक थी। स्टूडेंट्स पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी पावरफुल फैमिली की कोई मेंबर पर्सनली यहाँ अपीयर होगी। यान भी इक्वली शॉक था, लेकिन अलग रीजन से। उसकी नजर में केक्सिन ने अभी अभी उसे सीक्रेटली खुद को मारकर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत से बचा लिया था। वह उसके पास जाता है और सिंसियरली उसकी सारी इंजरीज हील करने के लिए थैंक्स करता है। बदले में वह प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में अगर उसका इक्विपमेंट कभी टूट गया तो वह पर्सनली उसकी रिपेयर्स हैंडल करेगा। अंदर ही अंदर यान फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा था। एक एस रैंक हीलर वही टाइप का एलाई था जिसे कोई भी डेंजरस मिशंस के दौरान अपने साथ रखना चाहेगा। केक्सिन उसकी थैंक्स एक्सेप्ट कर लेती है और कैजुअली कहती है कि वह उस दिन का वेट करेगी जब उसके इक्विपमेंट को रिपेयर की जरूरत पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली यह पीसफुल मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे ही उनकी कॉन्वर्सेशन खत्म होती है, होंगवे सीन में घुस आता है और अपनी पूरी आवाज में चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके अकॉर्डिंग सब लोग एक फ्रॉड के धोखे में आ रहे थे। वह लाउडली अक्यूज करता है कि यान ने अपने स्पीड रन रिकॉर्ड्स अचीव करने के लिए चीटिंग की है और इंसिस्ट करता है कि रिजल्ट्स लेजिटिमेट हो ही नहीं सकते। जैसे ही वह रिवील करता है कि यन ने 2 एफ रैंक क्राफ्ट क्लासेस अवेकन की हैं, क्राउड के काफी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। सब जानते थे कि क्राफ्ट क्लासेस में लगभग कोई कॉम्बैटेबिलिटी नहीं होती। होंगवे अपनी बात को और पुश करता है और क्लेम करता है कि किसी ऐसे इंसान के लिए सोलो ट्रेनिंग बेसिस क्लियर करना और नए रिकॉर्ड सेट करना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। होंगवे फिर एक और भी क्रेजी कहानी गढ़ देता है। उसका कहना था कि सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकती है, यान ने कोई रिडिकुलसली पावरफुल इक्विपमेंट इस्तेमाल किया होगा। लेकिन उस थियरी से एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि सब जानते थे कि यान पुअर बैकग्राउंड से आता है। इसलिए होंगवे बोल्डली क्लेम करता है कि अगर यान के पास वाकई एक्सपेंसिव गियर था तो इसका मतलब है कि वह इतने सालों से गरीब होने का नाटक कर रहा था ताकि स्कूल से फाइनेंशियल एड स्कैम कर सके। जैसे ही यह वर्ड्स उसके मुंह से निकलते हैं, क्राउड का एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज होने लगता है। कुछ लोग यान की अचीवमेंट्स पर सवाल उठाने लगते हैं, जबकि कुछ चुपचाप सोचने लगते हैं कि शायद होंगवे सही हो सकता है। सिचुएशन को बिगड़ता देख यान कामली पूछता है कि क्या होंगवे प्रूफ चाहता है कि चीटिंग नहीं हुई। होंगवे तुरंत अग्री कर लेता है और एक फाइट डिमांड करता है। उसकी कंडीशन सिंपल थी, यन को अपना इक्विपमेंट उतारना होगा और डायरेक्टली उससे फाइट करनी होगी। अगर यन जीत गया तो सबको पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड्स असली थे। केक्सिन तुरंत बीच में आती है और यन को कहती है कि इतनी ऑब्वियस प्रोवोकेशन में न फंसे। उसकी नजर में यन किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने का कर्जदार नहीं था, लेकिन यन उसकी कंसर्न के लिए थैंक्स करता है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। रीजन सिंपल था, होंगवे बहुत लंबे समय से न्यूसेंस बना हुआ था और यन फ्यूचर में और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने देने के बजाय उसे अभी डील करना ज्यादा बेहतर समझता था। अपना चैलेंज एक्सेप्ट होते देख होंगवे का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। वह अपनी बर्जर्कर ऑरा रिलीज करता है और ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे फाइट पहले ही खत्म हो चुकी हो। स्मग एक्सप्रेशन के साथ वह डिक्लेयर करता है कि यन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है और प्रॉमिस करता है कि उसके सारे दांत तोड़ देगा। कुछ मोमेंट्स बाद वह बर्जर्कर स्किल भी एक्टिवेट कर देता है। यह एबिलिटी हर मिनट उसकी हेल्थ का 1% कंज्यूम करती थी, लेकिन साथ ही उसकी बैटल लस्ट बढ़ाती थी और स्ट्रेंथ, एजिलिटी और डिफेंस को 30% इंक्रीज कर देती थी। यन पूरे सीन को देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। वह होंगवे को चिढ़ाता है और कहता है कि जो इंसान खुद एम्बैरस होने वाला है वह काफी ज्यादा बोल रहा है। वह यह तक पूछ लेता है कि क्या होंगवे पूरे 1 मिनट तक भी अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर पाएगा। अंदर ही अंदर यान को यह सब रिडिकुलस लग रहा था। होंगवे सच में मान रहा था कि सिर्फ ए रैंक क्लास मिल जाना विक्ट्री गारंटी कर देता है। फाइटिंग स्टांस लेते हुए यान डिसाइड करता है कि अब वक्त आ गया है उसे वह लेसन सिखाने का जिसकी उसे सालों से जरूरत थी। रियल स्ट्रेंथ सिर्फ क्लास रैंकिंग से नहीं आती, वह उस इंसान से आती है जो उस क्लास को इस्तेमाल करता है। साथ ही यान रिलीव्ड भी था कि ट्रेनिंग ग्राउंड्स छोड़ने से पहले उसने अपने सारे मॉडिफाइड इक्विपमेंट को नॉर्मल स्टेट में रिस्टोर कर दिया था। इसका मतलब था कि कोई भी उसका गियर इंस्पेक्ट करके कुछ सस्पिशियस डिस्कवर नहीं कर सकता था। सिचुएशन को और क्लियर करने के लिए यान लेदर बूट्स भी उतार देता है जो उसे दिए गए थे और बिना किसी इक्विपमेंट के वहीं खड़ा हो जाता है। यह देखकर होंगवे और भी एक्साइटेड हो जाता है, पूरी तरह कन्विंस्ड कि एडवांटेज अब सिर्फ उसके पास है। टाइम वेस्ट किए बिना वह आगे रश करता है और सीधा यन के हेड की तरफ पंच मार देता है। उसके शॉक के लिए यन उसे एफर्टलेसली डॉज कर लेता है। होंगवे जो हुआ उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और तुरंत दूसरा अटैक लॉन्च करता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। जल्दी ही वह नॉन स्टॉप पंचेस थ्रो कर रहा होता है, डेस्परेटली एक भी हिट लैंड करने की कोशिश में। प्रॉब्लम यह थी कि यान की नजर में उसके सारे स्ट्राइक्स पेनफुली स्लो लग रहे थे। वह कैजुअली हर अटैक के पास से निकल जाता था जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। डॉजिंग करते हुए यान एडमिट करता है कि ए रैंक बर्जर्कर क्लास वाकई इंप्रेसिव है, लेकिन वह एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल पॉइंट आउट करता है। कोई अटैक तभी मैटर करता है जब वह एक्चुअली कनेक्ट करे। बिना सोचे
समझे वाइल्ड स्विंग्स मारना सिर्फ स्टैमिना वेस्ट करना था। यन फिर होंगवे को याद दिलाता है कि वह दोनों पिछले 3 सालों से साथ थे। इतने समय में यन ने एग्जैक्टली समझ लिया था कि होंगवे कैसे फाइट करता है, जबकि होंगवे कभी भी यन के स्टाइल को समझ ही नहीं पाया। होंगवे अभी इन वर्ड्स को प्रोसेस भी नहीं कर पाता कि यान अचानक काउंटर अटैक लॉन्च कर देता है। उसका फिस्ट सीधा होंगवे के राइट टॉर्सो में जाकर लगता है और एक वेव ऑफ पेन तुरंत बर्जर्कर के बॉडी में फैल जाती है। होंगवे एगनी में ग्राउंड पर क्रैश हो जाता है, जबकि यान कामली उसके ऊपर खड़ा होकर सबको याद दिलाता है कि टॉप डॉग अभी भी वही है। क्राउड बिल्कुल स्पीचलेस रह जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि 2 F रैंक क्राफ्ट क्लासेस वाला स्टूडेंट इतनी आसानी से एक A रैंक बर्जर्कर को कैसे हरा सकता है। जहां तक यान की बात थी, उसे और रुकने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। होंगवे को उसकी औकात दिखा दी गई थी और अब फोकस करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थीं। उसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन ट्रेनिंग ग्राउंड्स के बाहर का विल्डरनेस होने वाला था, लेकिन वहां जाने से पहले उसे प्रॉपर इक्विपमेंट की जरूरत थी। खुशकिस्मती से मॉडिफाई स्किल के साथ लॉन्ग रन में अच्छा गियर ऑब्टेन करना डिफिकल्ट नहीं होगा। इमीडिएट प्रॉब्लम पैसा था, क्योंकि उसने एसोसिएशन का सारा इक्विपमेंट वापस कर दिया। तीज था, अब उसे अपना खुद का स्टार्टिंग गियर खरीदना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वह अपना वॉलेट चेक करता है, रियलिटी उस पर ट्रक की तरह गिरती है। अपनी सारी टैलेंट और फ्यूचर प्लान्स के बावजूद वह अभी भी पूरी तरह ब्रोक था। जैसे ही यन अपनी पैसे की प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा होता है, उसे अचानक पीछे से एक पंच आता हुआ महसूस होता है। उसका बॉडी लगभग इंस्टेंट रिएक्ट करता है और अटैक उस तक पहुंचने से पहले ही वह उसे आसानी से ब्लॉक कर देता है। मुड़कर देखने पर उसे कल्प्रिट नजर आता है और तुरंत समझ आ जाता है कि कोई रियल डेंजर नहीं है। अटैकर और कोई नहीं बल्कि उसका लॉन्ग टाइम राइवल वांग चिंगफेंग था। चिंगफेंग ग्रिन करता है और इतनी कैजुअली पंच रोक लेने के लिए उसकी तारीफ करता है। वह कहता है कि इसमें सरप्राइज की कोई बात नहीं है। आखिर यान ने लगातार 3 साल तक एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों रैंकिंग्स डोमिनेट की हैं। दोनों जल्दी ही साथ में ड्रिंक लेने बैठ जाते हैं और यन पूछता है कि क्या चिंगफेंग उसकी होंगवे के साथ वाली फाइट के दौरान वहां मौजूद था। चिंगफेंग कंफर्म करता है कि उसने पूरी फाइट देखी थी। दरअसल वह यह भी एडमिट करता है कि अगर किसी तरह यन हार गया होता तो वह खुद आगे बढ़कर होंगवे की पिटाई कर देता। चिंगफेंग के लिए होंगवे कभी भी अटेंशन देने लायक नहीं रहा। इकलौता इंसान जिसे वह सच में राइवल मानता है वह यन है। यह सुनकर यन एक ऐसी बात छेड़ता है जो सालों से उसे बॉदर कर रही थी। फर्स्ट ईयर फाइनल्स के दौरान चिंगफेंग ने अचानक सरेंडर कर दिया था और तब से जब भी दोनों एक दूसरे के सामने आए, चिंगफेंग हर बार गिव अप करता रहा। यन पॉइंट आउट करता है कि उसे एग्जैक्टली पता है कि चिंगफेंग ऐसा क्यों करता है। यान के अकॉर्डिंग चिंगफेंग हर साल इंटेंशनली टॉप स्कॉलरशिप उसके लिए छोड़ देता था। एक वेल्थी फैमिली के बेटे होने की वजह से चिंगफेंग को स्कॉलरशिप मनी की जरूरत नहीं थी, जबकि यान को उसकी डेस्परेटली जरूरत थी। चिंगफेंग तुरंत डिनाई करने की कोशिश करता है और मजाक में कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए सरेंडर किया था क्योंकि उस वक्त यान की आंखें बहुत स्केरी लग रही थीं। ऑब्वियसली यन एक सेकंड के लिए भी इस एक्सक्यूज पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि टॉपिक पहले ही निकल चुका था। वह एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लेता है, अगर इस साल के नेशनल रुकी टूर्नामेंट में दोनों का सामना हुआ तो क्या चिंगफेंग फिर सरेंडर करेगा। इस बार चिंगफेंग का आंसर बिना किसी हेजिटेशन के आता है, बिल्कुल नहीं। वह प्रॉमिस करता है कि अगर टूर्नामेंट में दोनों एक दूसरे के सामने आए तो वह अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ेगा। न कोई होल्डिंग बैक, नन सरेंडर और न कोई फ्रीबीज। ये सुनकर यान स्माइल करता है और अपना ड्रिंक रेज करता है। दोनों राइवल्स टोस्ट करते हैं और इक्वल फुटिंग पर फाइनली प्रॉपर्ली सेटल करने का इंतजार करते हैं। यह उन रेयर मोमेंट्स में से एक था जहां दोनों को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही एक दूसरे को परफेक्टली समझते थे। उसके तुरंत बाद चिंगफेंग अचानक एक कार्ड यन की तरफ उछाल देता है। जब यन उसे कैच करता है तो डिस्कवर करता है कि उसमें 2000 क्रेडिट्स थे। चिंगफेंग कैजुअली एक्सप्लेन करता है कि वह यन की व्हर्लविंड वुल्फ स्पीड रन स्ट्रैटेजी खरीदना चाहता है। जाने से पहले वह यन को याद दिलाता है कि स्ट्रैटेजी जितनी जल्दी हो सके भेज देना। यन बिना कंप्लेंट के अग्री कर लेता है। चिंगफेंग के जाने के बाद यन रिलीफ की सांस लेता है। उसे पता था कि यह चिंगफेंग का उसकी हेल्प करने का तरीका था, बिना उसे ऑब्वियस बनाए, और अंदर ही अंदर यन फील करता है कि वह उसका एहसानमंद हो गया है। फिर भी कम से कम उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेम्पररी सॉल्व हो गई थी। पूरे दिन में पहली बार उसकी पॉकेट में कुछ पैसे थे। अब 2000 क्रेडिट्स लेकर यान तुरंत स्टॉल्स की तरफ निकल पड़ता है ताकि देखे कि उसे क्या मिल सकता है। कुछ ही देर बाद वह उस सबसे सस्ते ब्लैक मार्केट में पहुंचता है जिसे वह जानता था। ज्यादातर लोगों को वहां कोई वैल्यूएबल चीज मिलने की उम्मीद नहीं होती थी, क्योंकि एरिया में लगभग सब कुछ बेसिक इक्विपमेंट ही बेचा जाता था। लेकिन एक्सपीरियंस से यान जानता था कि कभी कभी हिडन ट्रेजर्स भी नजरों से बचकर वहां आ जाते हैं। वह स्टॉल्स ब्राउज करना शुरू करता है और तभी एक पर्टिकुलर वेपन उसका अटेंशन खींच लेता है। एक मर्चेंट के स्टैंड पर प्राउडली डिस्प्ले हो रही थी डीमन शेड सेबर, जिसमें व्हर्लविंड वुल्फ मैजिक क्रिस्टल एम्बेड था। सेलर तुरंत वेपन का बैकग्राउंड एक्सप्लेन करता है। सेबर एक E+ रैंक इक्विपमेंट थी जो मीटियोर आयरन से फोर्ज की गई थी और लेवल 5
व्हर्लविंड वुल्फ मैजिक क्रिस्टल के साथ फ्यूज की गई थी, जिसकी वजह से यह व्हर्लविंड स्किल रिलीज कर सकती थी। अनफॉर्चुनेटली उसकी ड्यूरेबिलिटी अब अपने पीक पर नहीं थी। इसी वजह से मर्चेंट उसके सिर्फ 18,000 क्रेडिट्स मांग रहा था। अगर वेपन फुली रिस्टोर्ड होती तो आराम से कम 25,000 क्रेडिट्स में बिक सकती थी। यान प्राइस देखकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट हमेशा से उसकी रीच के बाहर रही थी। सेबर पर फोकस करने के बजाय उसकी नजर पास में रखी एक ऑर्डिनरी सी सोर्ड पर चली जाती है। क्यूरियस होकर वह उसकी प्राइस पूछता है। मर्चेंट बताता है कि वह एज्योर स्टील सोर्ड है और उसकी प्राइस 1500 क्रेडिट्स है। वेपन सिर्फ ई रैंक का था और नॉर्मल एज्योर स्टील से फोर्ज हुआ था, इसलिए पास रखी डीमन शेड सेबर के कंपैरिजन में काफी लेस इंप्रेसिव लग रहा था। लेकिन जैसे ही यान उसका नाम सुनता है, उसका इंटरेस्ट तुरंत बढ़ जाता है। फिर वह एक डील प्रपोज करता है। अगर वह डैमेज्ड डीमन शेड सेबर रिपेयर कर दे तो क्या मर्चेंट बदले में उसे एज्योर स्टील सोर्ड देगा। सेलर विजिबली इंटरेस्टेड हो जाता है और पूछता है कि क्या यान वाकई ऐसा कर सकता है। हल्की सी स्माइल के साथ यन अपनी न्यूली एक्वायर्ड ड्यूरेबिलिटी स्किल एक्टिवेट करता है। मर्चेंट की तरफ देखकर वह कामली कहता है कि यह जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। मर्चेंट को यह रियलाइज नहीं होता कि यन का असली टारगेट कभी भी एक्सपेंसिव डीमन शेड सेबर था ही नहीं। शुरू से ही जिस आइटम को वह चाहता था वह सीमिंगली ऑर्डिनरी एज्योर स्टील सोर्ड थी। रीजन सिंपल था, जैसे ही वह सोर्ड उसके हाथ लगती वह उस पर मॉडिफाई इस्तेमाल कर सकता था और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो वह प्लेन ई रैंक वेपन एक लेजेंडरी ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जिसे पाने का सपना भी ज्यादातर लोग नहीं देख सकते। सेलर डाउटफुल एक्सप्रेशन के साथ यान को देखता है और पूछता है कि क्या उसके पास वाकई ड्यूरेबिलिटी रिलेटेड क्लास है। वेपन ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर करना नोटोरियसली डिफिकल्ट माना जाता था और एक छोटी सी गलती भी सिचुएशन को और खराब कर सकती थी। यन कामली एक्सप्लेन करता है कि वह एफ रैंक क्राफ्ट क्लास का रिपेयरमैन है। यह सुनते ही सेलर और भी स्केप्टिकल हो जाता है। वह रिवील करता है कि उसके पास भी एक क्राफ्ट क्लास है। यन कामली एक्सप्लेन करता है कि वह बतरव स्पेसिफिकली डी रैंक ब्लैकस्मिथ क्लास। रोज वेपन्स के साथ काम करने वाले इंसान के तौर पर वह अच्छी तरह जानता था कि ड्यूरेबिलिटी रेस्टोरेशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसके अकॉर्डिंग अपनी सुपीरियर क्लास के बावजूद भी वह गारंटी नहीं दे सकता था कि डीमन शेड सेबर को सक्सेसफुली रिस्टोर कर पाएगा। क्योंकि यन अभी भी एक स्टूडेंट था, सेलर उसे प्रोसीड करने से पहले थोड़ी एडवाइस देने का फैसला करता है। वह एक्सप्लेन करता है कि जब किसी वेपन की ड्यूरेबिलिटी 0 तक पहुंच जाती है तो वह इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ड्यूरेबिलिटी स्किल से रिपेयर करना क्रैक्स पैच करने जितना सिंपल नहीं होता। यूजर को वेपन की इंटरनल स्ट्रक्चर फील करनी पड़ती है, उसके अंदर मैजिक के फ्लो को समझना पड़ता है और फिर सब कुछ अंदर से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। अगर प्रोसेस फेल हो गया तो ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी, उल्टा और भी नीचे गिर जाएगी। सेलर फिर स्टेक्स को बिल्कुल क्लियर कर देता है। अगर यान ने यह खराब कर दिया तो उसे 18,000 क्रेडिट्स देने पड़ेंगे। यह ऐसी वार्निंग थी जिसे सुनकर ज्यादातर लोग तुरंत डील से पीछे हट जाते। इंटरेस्टिंगली इसी वक्त कैक्सन भी मार्केट में घूम रही थी और वह चुपचाप पूरा एक्सचेंज देख रही थी। वह समझती थी कि सेलर बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा था। उसकी फैमिली गिल्ड में भी एक्सपीरियंस्ड बी रैंक प्रोफेशनल्स डैमेज्ड वेपन्स रिस्टोर करने में स्ट्रगल करते थे। ज्यादातर लोगों के लिए जो काम यन करने जा रहा था उसे रेकलेस माना जाता, लेकिन यन इस सब से बिल्कुल रिलैक्स था। अपनी प्रीवियस लाइफ में उसने दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल इंडिविजुअल्स के लिए सालों तक इक्विपमेंट रिपेयर किया था। जो वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स उसके पास आते थे वह अक्सर ए रैंक या एस रैंक ट्रेजर्स होते थे। उनके कंपैरिजन में एक डैमेज्ड ई प्लस रैंक सेबर रिपेयर करना लगभग ट्रिवियल लग रहा था। उसके कॉन्फिडेंस का असली रीजन उसकी प्रीवियस लाइफ की मेहनत थी। ज्यादातर लोग जो एफ रैंक रिपेयरमैन क्लास अवेकन करते थे वह ऑलमोस्ट तुरंत होप छोड़ देते थे और खुद को इम्प्रूव करना बंद कर देते थे। यन अलग था। अवेकनिंग के दिन से ही उसने ड्यूरेबिलिटी स्किल को मास्टर करने के लिए खुद को लगातार पुश किया था। वह सबसे ज्यादा मेहनत करता था क्योंकि वह हमेशा अपने आसपास के लोगों से आगे निकलना चाहता था। रीबर्थ के बाद उसकी सारी एक्सपीरियंस भी उसके साथ वापस आ गई थी, जिसने एक सपोजिडली यूजलेस स्किल को उसके ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस में से एक बना दिया था। इसीलिए वह इस सेबर को रिपेयर करना कोई इम्पॉसिबल चैलेंज नहीं मानता था। जैसे ही यान डीमन शेड सेबर पर काम करना शुरू करता है, आस पास देख रहे लोग धीरे धीरे रियलाइज करने लगते हैं कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है। उसकी मूवमेंट स्मूथ, प्रिसाइज और इनक्रेडिबली कॉन्फिडेंट थी। कैक्सन भी उसे अलग नजर से देखने लगती है। पहले जब यान ने प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में वह उसका इक्विपमेंट रिपेयर कर सकता है, तब वह पूरी तरह श्योर नहीं थी कि वह सीरियस है या नहीं। लेकिन अब उसे देखकर उसे फाइनली समझ आ जाता है कि यन बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था। कुछ ही देर बाद यन रिपेयर कंप्लीट कर देता है और सेबर सेलर को वापस दे देता है। सेलर तुरंत वेपन इंस्पेक्ट करता है और जितना ज्यादा वह चेक करता है उतनी ही उसकी आंखें बड़ी होती जाती हैं। डैमेज पूरी तरह गायब हो चुका था। सिर्फ रिपेयर सक्सेसफुल नहीं हुई थी बल्कि वर्कमैनशिप उसकी एक्सपेक्टेशंस से भी काफी ऊपर थी। सेलर ऑनेस्टली एडमिट करता है कि उसने यान को कंप्लीटली मिसजज किया था। वह उसकी तारीफ करता है और अग्रीमेंट ऑनर करते हुए एज्योर स्टील सोर्ड उसके हवाले कर देता है। यान खुशी से सोर्ड एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा एक्साइटेड था। डीमन शेड सेबर कभी भी उसका रियल टारगेट नहीं थी। शुरू से ही पूरा प्लान इसी सीमिंगली ऑर्डिनरी एज्योर स्टील सोर्ड को पाने के लिए था। जैसे ही सोर्ड उसके हाथ में आती है
यन मॉडिफाई इस्तेमाल करता है। सिर्फ एक चेंज के साथ वह उसका नाम एज्योर स्टील सोर्ड से बदलकर एज्योर जार सोर्ड कर देता है, जो एंशिएंट टाइम्स की एक लेजेंडरी ब्लेड थी। लेजेंड्स के मुताबिक यह वही वेपन थी जिसे एक वॉर गॉड कैरी करता था और जो आसानी से एनिमी आर्मीज को तोड़ता हुआ हर बैटलफील्ड में रास्ता बना लेता था। बस ऐसे ही एक ऑर्डिनरी ई रैंक वेपन कुछ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसकी वजह से यान को अब वह 2000 क्रेडिट स्पेंड करने की जरूरत नहीं थी जो उसने अभी अर्न किए थे। यूनिवर्सिटी ट्यूशन एक्सपेंसिव थी और वह जानता था कि जितना पैसा बचा सके उतना अच्छा होगा। इसके अलावा यान अपनी यंगर सिस्टर के बारे में सोचना भी बंद नहीं कर पा रहा था। उनके फादर के गुजर जाने के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल ईजी नहीं रही थी। वह जानता था कि फ्यूचर में उसकी बहन एक ट्रूली रिमार्केबल इंसान बनेगी, लेकिन अभी के लिए वह एक लोनली शट इन थी जो दुनिया के साथ स्ट्रगल करती थी। यूनिवर्सिटी जाने से पहले यान इतना पैसा छोड़कर जाना चाहता था कि उसकी सिस्टर कंफर्टेबली रह सके। यह सोच उसकी डिटर्मिनेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर देती है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतना पावरफुल और वेल्थी बनना है। जैसे ही वह वहां से निकलने की तैयारी करता है, पीछे से एक फेमिलियर वॉइस उसे पुकारती है। मुड़कर देखने पर यन डिस्कवर करता है कि वह कैक्सिन थी। वह सीधा पॉइंट पर आती है और पूछती है कि क्या वह उसे हायर कर सकती है। फिर कैजुअली एक सिंगल जॉब के लिए 50,000 क्रेडिट्स ऑफर कर देती है। नेचुरली यन इंटरेस्टेड हो जाता है और पूछता है कि वह एग्जैक्टली चाहती क्या है। कैक्सिन एक्सप्लेन करती है कि वह अभी सिर्फ लेवल 3 पर है और चाहती है कि यन उसे कैरी करके सीधा लेवल 10 तक पहुंचाए। यह सुनकर यन तुरंत अग्री कर लेता है। कैक्सिन उसके आंसर आस से प्लीज लगती है, जबकि अंदर ही अंदर यान हैरान था कि पैसे का एक और बड़ा ढेर प्रैक्टिकली खुद चलकर उसकी गोद में आ गिरा था। कुछ ही पल बाद कैक्सिन अचानक सेलर के पास दौड़ कर जाती है और अनाउंस करती है कि वह डीमन शेड सेबर खरीदना चाहती है। अब जब वेपन की ड्यूरेबिलिटी पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी थी, सेलर प्राउडली बताता है कि उसकी प्राइस 25,000 है। बिना किसी हेजिटेशन के कैक्सिन स्टोरेज रिंग से सीधा पैसे निकाल लेती है। यह देखकर सेलर लगभग वहीं अपना होश खो देता है। जो इंसान इतना कैश इतनी कैजुअली लेकर घूम रहा हो, वह क्लियरली किसी अब्सर्डली वेल्थी फैमिली से बिलोंग करता था। वह तुरंत ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है और वेपन उसके हवाले कर देता है। इस दौरान यन पहले ही सोच रहा था कि कैक्सिन की सपोर्ट एबिलिटीज उसके फ्यूचर प्लान्स के लिए कितनी यूजफुल होंगी। तभी कैक्सिन उसकी तरफ वापस आती है और कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड करती है। वह न्यूली परचेस्ड डीमन शेड सेबर उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है कि यह उनकी पहली मुलाकात सेलिब्रेट करने के लिए एक गिफ्ट है। यन अभी मना करने के बारे में सोच ही रहा होता है कि कैक्सिन फर्मली बोल देती है कि वह इसे वापस करने की कोशिश भी ना करे। यन जेन्युइनली स्टन्ड रह जाता है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई 25,000 क्रेडिट्स एक वेपन पर खर्च करके कुछ मोमेंट्स बाद ही उसे गिफ्ट कर देगा। उस मोमेंट में यन रियलाइज करता है कि कैक्सिन सिर्फ वेल्थी ही नहीं बल्कि इनक्रेडिबली जेनरस और वेल मैनर्ड भी है। वह ग्रेटिट्यूड के साथ गिफ्ट एक्सेप्ट करता है और सिंसियरली उसका थैंक्स करता है। जहां तक कैक्सिन की बात थी, उसे बस एक फीलिंग थी कि यान फ्यूचर में बहुत बड़ा इंसान बनने वाला है। उसकी नजर में अभी उसकी हेल्प करना एक इन्वेस्टमेंट था जो फ्यूचर में जरूर रिटर्न देगा। जब उनका बिजनेस सेटल हो जाता है और पार्टनरशिप ऑफिशियली शुरू हो जाती है, तब यन सजेस्ट करता है कि टाइम वेस्ट करने के बजाय सीधा रुकी ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तरफ चला जाए। कुछ देर बाद यन और कैक्सिन चार्जिंग बीस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड्स पहुंच जाते हैं। अपने नए वेपन से इक्विप्ड यन मॉन्स्टर्स को ऐसे चीर रहा था जैसे वह कागज से बने हों, जबकि कैक्सिन उसके पीछे रहकर सपोर्ट और हीलिंग प्रोवाइड करती रहती है जब भी जरूरत पड़ती। दोनों का कॉम्बिनेशन रिडिकुलसली इफेक्टिव साबित होता है। न सिर्फ कैक्सिन रैपिडली लेवल अप करती है, बल्कि दोनों मिलकर पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड का एक ब्रांड न्यू क्लियर टाइम रिकॉर्ड भी सेट कर देते हैं। और अगर यह काफी इंप्रेसिव नहीं था, तो उसके बाद वह व्हर्लविंड वुल्फ बेस जाते हैं और वहां का रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं। न्यूज बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है और लोग पूरी तरह स्टंड रह जाते हैं। खैस शॉक और भी बढ़ जाता है जब सबको पता चलता है कि यन की पार्टनर याओ फैमिली की कैक्सिन है। आखिर उसका फादर डाली मर्चेंट गिल्ड का चेयरमैन था, जो नेशन के टॉप 10 ट्रेडिंग हाउसेस में से एक माना जाता था। जब तक कैक्सिन लेवल 9 तक पहुंचती है, एग्जॉस्शन धीरे धीरे उसे पकड़ने लगती है। वह ब्रेक लेने का सजेशन देती है, लेकिन यन कहता है कि रेस्ट करते हुए भी चलते रहना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग कैक्सिन के करंट स्टैट्स आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा थे। डिस्करेज होने के बजाय कैक्सिन और भी मोटिवेटेड हो जाती है। वह एडमिट करती है कि वह भी यन की तरह खुद को पुश करना चाहती है। आखिर उसने एस रैंक सपोर्ट क्लास अवेकन की थी और वह उस टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इस बीच यन पहले ही लेवल 13 तक पहुंच चुका था। आगे देखते हुए वह उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अनाउंस करता है, नेदर फ्लेम बोर बेस, जो ऑफिशियली एस लेवल डेंजर रेटिंग वाला इकलौता रुकी ट्रेनिंग ग्राउंड था। जब वह वहां पहुंचते हैं, एंट्रेंस गार्ड कर रहा नाइट तुरंत यान को पहचान लेता है। उसे उन सारे रिकॉर्ड्स के बारे में पता था
जो यान तोड़ रहा था, और वह वार्निंग देता है कि यह डंजन बिल्कुल अलग लेवल का है। नेदरफ्लेम बोर किंग, चार्जिंग रैबिट किंग और व्हर्लविंड वुल्फ किंग से काफी ज्यादा डेंजरस था। ज्यादातर रुकीज तो अंदर एंटर करने के बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन यान पूरी तरह अनफेज्ड रहता है। वह बस इतना जवाब देता है कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। उसकी नजर में जो इंसान रिस्क लेने से डरता है वह कभी ग्रेटर हाइट्स तक नहीं पहुंच सकता। सच यह था कि यन उतना वरिड था ही नहीं जितना वह दिख रहा था, क्योंकि केक्सिन उसके साथ थी। एक एस रैंक सपोर्ट क्लास का बैकअप सब कुछ चेंज कर देता है। जब नाइट देख लेता है कि यन अपना डिसीजन ले चुका है तो वह रिलक्टेंटली उन्हें एंटर करने देता है और लक विश करता है। यन खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि उन्हें वाकई उसकी जरूरत पड़ेगी। डंजन के अंदर और गहरा जाने के बाद केक्सिन कंफ्यूज होने लगती है। आस पास एक भी मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा था। यन एक्सप्लेन करता है कि यह डंजन पिछले डंजन से अलग है। यहाँ ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स होते ही नहीं, पूरे डंजन में सिर्फ एक ही एनिमी है, बॉस खुद। यह सुनते ही केक्सिन लगभग पैनिक कर जाती है। वह और सवाल पूछ पाए उससे पहले ही डिस्टेंस में एक जाइगेंटिक फिगर अपीयर होती है। सिर्फ उसका साइट देखकर ही वह लगभग बेहोश होने वाली थी। उधर यन की आंखें प्रैक्टिकली चमक उठती हैं। वह तुरंत अपनी दोनों सोर्ड्स निकाल लेता है, क्योंकि आज पहली बार उसके सामने कोई ऐसा अपोनेंट था जो वाकई चैलेंजिंग लग रहा था। उनके सामने खड़ा मॉन्स्टर लेवल 15 स्पेक्ट्रल वाइल्ड बोर किंग था। यह डीमन केव्स का एक टेरिफाइंग मैजिकल बीस्ट था, जिसका टेम्परामेंट वायलेंट था और जिसके पास गोस्ट फ्लेम चार्ज नाम की स्किल थी। उसके बॉडी से कंटिन्यूअसली गोस्टली फ्लेम्स निकल रही थीं, जो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट कर रही थीं। जैसे ही मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है, यान केक्सिन को ऑर्डर देता है कि होली लाइट उस पर एक्टिव रखे ताकि बैटल के दौरान उसका एचपी मेंटेन रहे। केक्सिन तुरंत अपनी होली एंजल स्किल्स एक्टिवेट करती है और सपोर्ट मिलते ही यान सीधा चार्ज कर देता है। उसका प्लान सिंपल था, इतने डेंजरस मॉन्स्टर के अगेंस्ट पहले स्ट्राइक करना ही सेफेस्ट ऑप्शन था। हवा में लीप लगाते हुए यान ग्रेविटी और रोटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके बोर की नेक पर एक पावरफुल स्लैश डिलीवर करने की कोशिश करता है। थ्योरी में यह एक ब्रिलियंट ओपनिंग मूव लगती थी। अनफॉर्चुनेटली बोर किंग प्रीवियस बॉसेस की तरह डम नहीं था। लास्ट सेकंड पर वह जंप कर लेता है और अपने टस्क से अटैक ब्लॉक कर देता है। फेल्ड अटैक तुरंत यन को एक इंपॉर्टेंट बात समझा देता है। यह बॉस बाकी सबसे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। समझ जाने के बाद की सेम ट्रिक दोबारा काम नहीं करेगी। वह स्ट्रेटजी छोड़ देता है। इसके बजाय वह एयरबोर्न रहते हुए सीक्रेटली मॉडिफाई एक्टिवेट करने का डिसीजन लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वह ऐसी जगह पर था जहां केक्सिन आसानी से नहीं देख सकती थी कि वह क्या कर रहा है। मॉडिफाई इस्तेमाल करके यान अपनी स्टील सोर्ड को स्टील सोर्ड में बदल देता है। नॉर्मली स्टील सोर्ड कोई स्पेशल चीज नहीं थी, लेकिन मॉडिफाइड वर्जन पूरी तरह डिफरेंट स्टोरी थी। ट्रांसफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि उसका करंट लेवल उसे लेजेंडरी साइंस स्टील सोर्ड की सिर्फ लेवल 10 रेप्लिका क्रिएट करने देता था, असली आर्टिफैक्ट नहीं। फिर भी यह रेप्लिका अब्सर्डली पावरफुल थी। यह आयरन को ऐसे काट सकती थी जैसे मिट्टी को काटा जाता हो, और आर्मर को भी आसानी से चीर सकती थी। रिजल्ट देखकर यान डिसअपॉइंटेड नहीं होता, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसकी एबिलिटी हवा से डिवाइन आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर देगी। उसकी करंट सिचुएशन के लिए यह वेपन काफी से भी ज्यादा था। एनहांस्ड वेपन हाथ में आते ही यान तुरंत एक और अटैक लॉन्च करता है। सिर्फ एक स्लैश काफी होती है बोर किंग के एक टस्क को क्लीनली काटने के लिए। मॉन्स्टर इंस्टेंटली रेज में चला जाता है। उसी वक्त यान वेपन को जल्दी से नॉर्मल स्टेट में वापस बदल देता है ताकि केक्सिन कुछ सस्पिशियस नोटिस न कर सके। अनफॉर्चुनेटली केक्सिन पहले ही इतना देख चुकी थी कि शॉक हो जाए। उसके लिए यह मानना इम्पॉसिबल था कि एक ऑर्डिनरी ई रैंक वेपन मॉन्स्टर के बॉडी के सबसे हार्ड पार्ट को एक ही स्ट्राइक में सेवर कर सकती है। काफी सोचने के बाद वह एक कंप्लीटली रॉन्ग कंक्लूजन पर पहुंचती है। वेपन पर डाउट करने के बजाय वह डिसाइड करती है कि यह फीट यान की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ का रिजल्ट है। उसके दिमाग में जो इंसान 2 एफ रैंक क्लासेस के साथ इतने रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है, वह शायद ज्यादातर ए रैंक क्लास यूजर्स से भी ज्यादा पावरफुल है। जब केक्सिन अपने दिमाग में और भी रिडिकुलस एक्सप्लेनेशंस बना रही होती है, यन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर तुरंत समझ जाता है कि क्या चल रहा है। उसके इमेजिनेशन में और गहरा डूबने से पहले ही वह उसे रियलिटी में वापस खींच लेता है और होली लाइट इस्तेमाल करते रहने की याद दिलाता है। वह पॉइंट आउट करता है कि अगर उसने इनफ कंट्रीब्यूशन नहीं दी तो बॉस के मरने पर एक्सपीरियंस मिस हो सकता है। रिमाइंडर के लिए थैंकफुल होकर केक्सिन तुरंत सपोर्ट देना रिज्यूम कर देती है। इस बीच यान फाइट के फाइनल फेज की प्रेपरेशन शुरू कर देता है। वह डिसाइसिव अटैक के लिए अपनी डीमन सोर्ड का नाम मॉडिफाई करने के बारे में सोचता है, लेकिन दिमाग में कई पॉसिबिलिटीज रन करने के बाद उस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। गलत मॉडिफिकेशन चूज करना आसानी से बैकफायर कर सकता था या कंप्लीटली फेल हो सकता था। तभी बोर किंग नेदर फ्लेम चार्ज एक्टिवेट करता है और एक जायंट फ्लेमिंग ब्लू मिसाइल की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। अटैक तुरंत यन का पूरा अटेंशन बैटल की तरफ वापस खींच लेता है। कुछ पल सोचने के बाद उसके दिमाग में एक और भी बेटर आइडिया आता है। वह अचानक केक्सिन को बोलता है कि अपनी आंखें बंद कर ले। कंप्लीटली कंफ्यूज्ड केक्सिन पूछती है क्यों। यान बस इतना कहता है कि उस पर ट्रस्ट करे, क्योंकि जो वह देखने वाली है उसे शायद हैंडल नहीं कर पाएगी। यह सोचकर कि शायद कुछ ग्रूसम होने वाला है, केक्सिन बिना और सवाल पूछे
ओबीडियंटली अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही इनॉर्मस बोर्ड चार्ज करता है, यन एक बार फिर मॉडिफाई एक्टिवेट करता है। सिर्फ एक सिंपल चेंज के साथ नेदर फ्लेम ड्रिफ्ट बन जाता है। इफेक्ट इमीडिएट और एब्सोल्युटली रिडिकुलस था। टेरिफाइंग स्पीड से चार्ज करने के बजाय बोर किंग अचानक हवा में धीरे धीरे ड्रिफ्ट करने लगता है, जैसे उसे मूवमेंट करना ही भूल गया हो। खुद मॉन्स्टर भी कंफ्यूज लग रहा था कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। सिचुएशन की अब्सर्डिटी को अप्रिशिएट करने के बाद यन डिसाइड करता है कि अब फिनिश करने का वक्त आ गया है। वह आगे चार्ज करता है। ए अटैक के बीच एजर सोर्ड को लेजेंडरी एजर जार सोर्ड में मॉडिफाई करता है और मॉन्स्टर की नेक पर एक डेवास्टेटिंग स्लैश मार देता है। स्ट्राइक इंस्टेंट बैटल एंड कर देती है। 34 हीज गैन 5 एजर सोर्ड में मॉडिफाई करता है। तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होती है जो बोर किंग की डेथ अनाउंस करती है और यान को मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस रिवॉर्ड करती है। स्ट्रॉन्गेस्ट रुकी बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने की वजह से यान लेवल 13 से सीधा लेवल 15 तक जंप कर जाता है। एक ही बार में 2 लेवल्स गेन करके वह खुद भी सरप्राइज हो जाता है। उधर केक्सिन अभी भी आंखें टाइटली शट करके खड़ी थी। जब रिवॉर्ड नोटिफिकेशंस उसके पास फ्लड होना शुरू होती हैं, तब उसे पता चलता है कि वो सीधा लेवल 12 तक पहुंच गई है और एक ही बार में 3 लेवल्स गेन कर चुकी है। ये सडन इंक्रीज उसे पूरी तरह स्टंट कर देता है और वह सोचने लगती है कि क्या यान ने वाकई मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। वेपन को नॉर्मल स्टेट में वापस बदलने के बाद यन उसके पास चलता है। ओरिजिनली उसने केक्सिन को आंखें बंद करने के लिए इसलिए कहा था ताकि वह उसकी एबिलिटीज के पीछे का ट्रूथ डिस्कवर न कर सके, लेकिन ऑनेस्टली वह इम्प्रेस था कि उसने बिना हेजिटेशन के उसकी बात मान ली। दरअसल जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता है, उतना ही रियलाइज करता है कि केक्सिन प्रैक्टिकली परफेक्ट टीममेट है। वह ओबीडियंट है, इनक्रेडिबली रिच है, एस रैंक हीलिंग क्लास पोजेस करती है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछती। यान तो अब फ्यूचर में जब भी किसी डंजन के लिए पार्टी मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, उसे साथ लाने के बारे में सीरियसली सोचने लगा था। कुछ मिनट्स बाद यान केक्सिन को बताता है कि अब वह अपनी आंखें खोल सकती है। जैसे ही वह आंखें खोलती है, उसकी नजर ग्राउंड पर पड़ी बोर किंग की मैसिव कॉर्प्स पर पड़ती है और वह डिसबिलीफ में फ्रीज हो जाती है। वह जेन्युइनली समझ ही नहीं पाती कि यन ने इतने टेरिफाइंग मॉन्स्टर को लगभग पूरी तरह खुद कैसे डिफीट कर दिया। जब यन वहां से निकलने की तैयारी करता है, केक्सिन चुपचाप उसे एडमिरेशन के साथ देखती रहती है। उसकी नजर में यान सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं बल्कि रिलायबल और ट्रस्टवर्दी भी था। जाने से पहले केक्सिन उसे रोक लेती है और उसकी पेमेंट दे देती है। फिर वह एक और सरप्राइज देती है, एक बोनस गिफ्ट के साथ। गिफ्ट देखते ही यान की आंखें फैल जाती हैं। वह एक स्टोरेज रिंग थी। ये रिंग्स बहुत वैल्यूएबल होती हैं क्योंकि ये परमानेंट स्पेशल मैजिक वाले क्रिस्टल से बनी होती हैं। ये नॉर्मल फिजिकल लिमिटेशंस को कंप्लीटली इग्नोर करती हैं और ह्यूज अमाउंट्स में आइटम्स स्टोर कर सकती हैं। सबसे छोटी स्टोरेज रिंग्स भी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स क्रेडिट्स में बिकती थीं। गिफ्ट की वैल्यू रियलाइज करते ही यान तुरंत मना करने की कोशिश करता है, लेकिन केक्सिन इंसिस्ट करती है। वह पॉइंट आउट करती है कि यान ने ओरिजिनल अग्रीमेंट से 2 एक्स्ट्रा लेवल्स ज्यादा दिलवाए हैं, इसलिए उसके हिसाब से यह गिफ्ट बिल्कुल जस्टिफाइड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसका मानना था कि यान जैसे टैलेंट वाले इंसान को इस रिंग से उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ध्यान से सोचने के बाद यान रियलाइज करता है कि वह सही कह रही है। वह जल्दी ही डीमन केव्स के वाइल्ड रीजन्स में जाने वाला था और स्टोरेज रिंग लूट मटेरियल्स कैरी करने के लिए इनवैल्यूएबल साबित होगी। आखिर में वह गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। बदले में वह प्रॉमिस करता है कि अगर फ्यूचर में केक्सिन को कभी उसकी हेल्प की जरूरत पड़ी, तो जब तक उसके प्रिंसिपल्स वायलेट ना हो, वह पूरी कोशिश करेगा। अरेंजमेंट से सेटिस्फाई होकर दोनों अपना बिजनेस खत्म करते हैं और साथ में बाहर निकल जाते हैं। इस बीच ट्रेनिंग ग्राउंड्स के बाहर फ्रेशमैन रैंकिंग्स को लेकर डिस्कशंस हर जगह फैल चुकी थीं। लोग सरप्राइज थे कि टॉप कंटेंडर्स के बीच का गैप बहुत ही छोटा था। रीजन सिंपल था, इस साल के रुकीज टैलेंट से भरे हुए थे। नानरोंग सिटी ने अनयूजुअल अमाउंट में ए रैंक और एस रैंक कॉम्बैट क्लासेस प्रोड्यूस की थीं और काफी लोग इसे सालों की स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेशंस में से एक कह रहे थे। सबसे ज्यादा अटेंशन नानरोंग सातत हाई को मिल रही थी, जहां रूमर्स के मुताबिक एक ही साल में 3 अलग एस रैंक कॉम्बैट क्लासेस अवेकन हुई थीं। सिर्फ यह बात सुनना ही लोगों को समझा देता था कि कंपटीशन कितना फियर्स होने वाला है। कुछ देर बाद यान और केक्सिन खुद रैंकिंग्स चेक करने पहुंचते हैं। हालांकि यान करंटली नंबर 1 पोजीशन पर बैठा हुआ था, लेकिन वह जल्दी सेलिब्रेट नहीं करता। उसे पता था कि उसके पीछे कई मॉन्स्टर्स खड़े हैं जो देर या जल्दी उसका पीछा पकड़ लेंगे। पहला था ली यू फंग, जो नानरोंग 3 हाई का एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में टॉप स्टूडेंट था। उसने एस रैंक सोर्ड सेंट क्लास अवेकन की थी और क्लोज रेंज कॉम्बैट में उसे लगभग अनबीटेबल माना जाता था। दूसरा था जियांग होंग, नानरोंग नॉर्थ हाई का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट, जिसने ए रैंक ब्लेजिंग फिस्ट मास्टर क्लास अवेकन की थी। उसकी ऑफेंसिव पावर टेरिफाइंग थी। तीसरा था लू युआन, एक एस रैंक गेल असैसिन, जिसकी क्लास हाई स्पीड मूवमेंट, एलिमेंटल एबिलिटीज और डेडली एम्बुशेस में स्पेशलाइज करती थी। उन नामों को देखकर यान को अपनी प्रीवियस लाइफ याद आ जाती है। इनमें से हर एक इंसान फ्यूचर में फेमस जीनियस बना था और ब्रिलियंट करियर्स एंजॉय की थी। यह वही टैलेंट्स थे
जिन्हें हर जगह डिस्कस किया जाता था। लेकिन इस बार यान का उनके पीछे खड़े रहने का कोई इरादा नहीं था। उसका गोल था सबको सरपास करना और नानरोंग सिटी के टॉप 100 फ्रेशमैन में नंबर 1 पोजीशन क्लेम करना। वह जानता था कि सूनर या लेटर ये लोग उसके राइवल्स बनने वाले हैं। फिर भी इंटिमिडेटेड फील करने के बजाय यान एक्चुअली उनका सामना करने के लिए एक्साइटेड था। कंपटीशन जितनी स्ट्रांग होगी, टॉप पर खड़े होने का सेटिस्फैक्शन उतना ही बड़ा होगा। अभी के लिए रैंकिंग्स वेट कर सकती थी। यान के थॉट्स में जो इंसान सबसे ज्यादा था वह उसकी यंगर सिस्टर याओ थी। अपनी प्रीवियस लाइफ में ओवरपावर्ड एबिलिटीज अवेकन करने के कुछ ही समय बाद उसे पावरफुल लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और एक टूल की तरह इस्तेमाल किया था। इसी वजह से वह कभी घर वापस नहीं आ पाया। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन उसे अपनी सिस्टर के बारे में मिली वह सब सेकंड हैंड थी। दोनों फिर कभी नहीं मिले। हाँ, उसे यह जरूर याद था कि फ्यूचर में याओ ने ए रैंक कॉम्बैट क्लास अवेकन की थी और एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इंसान बनी थी। इतने सालों का लॉस याद करके उसका दिल रिग्रेट से भर जाता है। इस बार वह उसे प्रोटेक्ट करेगा और जो कुछ पहले नहीं कर पाया था उसकी भरपाई करेगा। केक्सिन से अलविदा कहने के बाद जो उसे फ्यूचर डंजन रन्स में साथ ले जाना याद दिलाती है, यान फाइनली घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, मेमोरीज का फ्लड उस पर टूट पड़ता है। ये वही जगह थी जिसे उसने कभी फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन प्रीवियस लाइफ में ले जाए जाने के बाद वह दोबारा कभी यहाँ कदम नहीं रख पाया। घर के अंदर एंटर करते ही उसका वेलकम उसकी यंगर सिस्टर याओ करती है। वह उसे खाना खाने के लिए बुलाती है और यान चुपचाप उसे ऑब्जर्व करता है। अभी वह सिर्फ 15 साल की थी और 9th ग्रेड में पढ़ रही थी। 3 साल पहले डीमन केव में उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद से वह बहुत शाय और विथड्रॉन हो गई थी। उस ट्रेजेडी से पहले वह चीयरफुल, एनर्जेटिक और लाइफ से भरी हुई लड़की थी। पेरेंट्स को खोना सब कुछ बदल गया था। दोनों साथ खाना खा रहे होते हैं कि तभी याओ अचानक एक बॉम्बशेल गिरा देती है। वह कामली अनाउंस करती है कि वह स्कूल छोड़ने वाली है। यह स्टेटमेंट तुरंत यान को शॉक कर देता है। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी सिस्टर कितनी टैलेंटेड है। एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में वह अपनी ग्रेड की टॉप स्टूडेंट्स में से थी, इसीलिए ड्रॉप आउट होना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता था। हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स पास आ रहे थे और उसके रिजल्ट्स के साथ उसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए था। उसकी डिसीजन को समझ न पाते हुए यन पूछता है कि वह ऐसा क्यों सोच रही है। याओ एक्सप्लेन करती है कि उसे नहीं लगता कि वह यान की तरह ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकती है। वह सिटी रैंकिंग्स पर नजर रखती थी और उसने देखा था कि उसका भाई ऑलरेडी टॉप स्टूडेंट्स में शामिल हो चुका है। उसकी नजर में यान सबसे ज्यादा मेहनत करता है और फ्यूचर में जरूर कोई इंपॉर्टेंट इंसान बनेगा। वह तो यह तक बिलीव करती है कि एक दिन वह दुनिया को प्रोटेक्ट करने वाले लोगों में शामिल होगा। प्रॉब्लम यह थी कि वह खुद को उस नजर से नहीं देखती थी। इनक्रेडिबल ग्रेड्स और टैलेंट होने के बावजूद सालों में उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। वह क्वाइटली कहती है कि वह पढ़ाई छोड़कर काम करना चाहेगी और लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने में हेल्प करेगी। यान उसकी एक्सप्लेनेशन सुनता है लेकिन एक सेकंड के लिए भी बिलीव नहीं करता। एक्सक्यूज बहुत कन्वीनियंट लग रहा था। वह अपनी सिस्टर को इतना अच्छा जानता था कि समझ सके कि इस सडन डिसीजन के पीछे कोई और रीजन है। जैसे ही वह और सवाल करने वाला होता है, एक फेमिलियर विजिटर घर के अंदर आता है। यह न्यू कमर अंकल क्वान था। रूम का टेंस एटमॉस्फेयर नोटिस करते ही वह ऑकवर्डली हेजिटेट करता है और फिर अंदर आता है। कुछ देर बाद वह अपने स्ट्रगलिंग बिजनेस के बारे में बात करना और उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगना शुरू कर देता है। पता चलता है कि क्वान अक्वान इमरजेंसी माइक्रोलोन कंपनी का ओनर था। पिछले 2 सालों में यान और याओ सर्वाइवल के लिए कई बार उसकी कंपनी से पैसे बोरो कर चुके थे। याओ के एक्सप्रेशन को देखते ही यान तुरंत सारी पजल जोड़ लेता है। क्वान जरूर पहले भी आया होगा और उन्हें उनके डेट की याद दिला गया होगा। इसके साथ ही याओ ने यान की रैंकिंग देखी थी और कॉलेज की हाई कॉस्ट के बारे में भी सोचा था, जिसकी वजह से उसने डिसाइड कर लिया था कि वह अपना फ्यूचर सैक्रिफाइस कर देगी ताकि अपने भाई का बर्डन कम कर सके। अपने भाई को ट्यूशन के लिए स्ट्रगल करते देखने के बजाय वह खुद अपनी एजुकेशन छोड़ने के लिए रेडी थी। ये सब रियलाइज करते ही यान तुरंत क्वान से पूछता है कि एग्जैक्ट कितना पैसा उन पर ड्यू है। कैलकुलेशन करने के बाद क्वान बताता है कि इंटरेस्ट से पहले टोटल लगभग 43,000 क्रेडिट्स बनता है। आदमी क्लियरली रीपेमेंट मांगते हुए अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि उसे उनकी सिचुएशन का पता था, लेकिन उसकी कंपनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। ज्यादा कुछ कहे बिना यान केक्सिन से मिले 50,000 क्रेडिट्स निकालता है और सीधा क्वान के हाथ में दे देता है। वह कहता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट को इंटरेस्ट समझ कर रख ले। रूम तुरंत साइलेंट हो जाता है। क्वान डिसबिलीफ में पैसों को घूरता रह जाता है, जबकि याओ भी इक्वली शॉक्ड थी और समझ नहीं पा रही थी कि उसके भाई के पास अचानक इतना पैसा कहां से आ गया। यान सब कुछ एक्सप्लेन करके उसे रीअश्योर करना चाहता था कि अब उसे वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह यह कॉन्वर्सेशन किसी और के सामने नहीं करना चाहता था। फॉर्चुनेटली क्वान सिचुएशन को तुरंत समझ जाता है। भाई बहन को प्राइवेसी की जरूरत है, यह समझते हुए वह एक्सक्यूज करता है और कहता है कि अगर कभी हेल्प चाहिए हो तो बिना हेजिटेट किए उसे कॉल कर लेना। फिर क्वाइटली घर से निकल जाता है। जैसे ही अंकल क्वान चला जाता है, याओ तुरंत यन की तरफ मुड़ती है और वही सवाल पूछती है जो उसे पूरे टाइम परेशान कर रहा था। वह जानना चाहती थी कि 50,000 क्रेडिट्स आए कहां से। इतना बड़ा अमाउंट अचानक देखकर उसे डर था कि कहीं उसका भाई
किसी शेडी काम में तो इन्वॉल्व नहीं हो गया। याओ की कंसर्न देखकर यान हल्का सा मुस्कुराता है। वह प्यार से उसके सर पर हाथ रखता है और रीअश्योर करता है कि उसने जो भी क्रेडिट्स रीपे किए हैं वह पूरी तरह क्लीन है। न कोई स्कैम, न कोई इलीगल डील और न ही कोई हिडन प्रॉब्लम। वह उसे कहता है कि इतनी चिंता करना बंद करे क्योंकि अब सब कुछ कंट्रोल में है। उसके बाद यान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करना शुरू करता है। वह बोल्डली डिक्लेयर करता है कि वह नानरोंग सिटी के टॉप 100 रैंकिंग्स का नंबर 1 स्टूडेंट बनेगा। इतना ही नहीं, वह यह भी अनाउंस करता है कि सिटी के कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फर्स्ट प्लेस लेकर मैसिव 300,000 क्रेडिट प्राइज भी जीतेगा। ज्यादातर लोगों को यह वर्ड्स एरोगेंट लगते, लेकिन याओ अपने भाई को सबसे अच्छी तरह जानती थी। जब भी यान कोई गोल सेट करता था, वह उसे सपना नहीं मानती थी। उसके दिमाग में वह पहले ही एक प्रॉमिस बन चुका होता था। उसके बाद यान फाइनली रियल इशू एड्रेस करता है। वह याओ को बताता है कि उसे कभी भी उसकी वजह से अपना फ्यूचर सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। यह वर्ड सुनते ही याओ रियलाइज कर लेती है कि उसका भाई उसके एक्सक्यूज को पहले ही देख चुका था। वह ऑलरेडी समझ गया था कि स्कूल छोड़ने का असली रीजन क्या था। यह कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, यह पैसों की चिंता थी। कॉलेज एक्सपेंसिव होने वाला था और यान की अचीवमेंट्स देखकर उसने डिसाइड कर लिया था कि वह खुद अपना फ्यूचर सैक्रिफाइस कर देगी, लेकिन अपने भाई पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बनेगी। उसकी सारी वरीज को कंप्लीटली मिटा देने के लिए यन एक बैंक कार्ड उसके हाथ में दे देता है। वह कहता है कि पैसों की टेंशन लेना बंद कर दे क्योंकि उसके पास पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, बस अभी तक उसने उन्हें इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है। फिर वह उसे एक चैलेंज देता है। वह कहता है कि जितना हो सके उतनी मेहनत से पढ़ाई और ट्रेनिंग करे। यान के अकॉर्डिंग जैसे ही वह टॉप पर पहुंच जाएगा, लोगों का अटेंशन नेचुरली उसकी लिटिल सिस्टर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट की बहन होना उसकी लाइफ इजी नहीं बनाएगा। अगर कुछ होगा तो एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। यन मजाक में वार्निंग देता है कि जब सब लोग उसे टॉप डॉग की लिटिल सिस्टर कहना शुरू कर देंगे, तब उसके पास अपनी ग्रेड की स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। यह वर्ड्स याओ की इमोशनल डिफेंसेस को पूरी तरह तोड़ देते हैं। उसका बॉडी कांपने लगता है, आंखों में आंसू भर जाते हैं और उसे खुद पता नहीं चलता कब वह अपने भाई की बाहों में जा गिरती है। रोते हुए वह प्रॉमिस करती है कि वह फैमिली को एम्बैरस नहीं करेगी और खुद भी हार्ड वर्क करेगी। उसे फाइनली सारा प्रेशर बाहर निकालते देख यान के दिल को सुकून मिलता है। यही वह चाहता था। अपनी प्रीवियस लाइफ के अनलाइक, जहां उसे कभी उसकी प्रोटेक्शन करने का मौका ही नहीं मिला, इस बार वह वाकई उसके साथ रह सकता था और उसे प्रोटेक्ट कर सकता था। आसपास्टिंग गेम से याओ को कंफर्ट करने के बाद यन चुपचाप अपने नेक्स्ट मूव की प्लानिंग शुरू कर देता है। उसने इमीडिएट मनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, लेकिन वह सिर्फ शुरुआत थी। अगर वह वाकई अपनी फेट बदलना और स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता था, तो उसे बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो करना होगा। इसका मतलब था एक ही वक्त पर पैसे भी कमाना और लेवल्स भी गेन करना। इसी गोल को ध्यान में रखते हुए उसके दिमाग में तुरंत डीमन केव के ह्यूमन कंट्रोल्ड रीजन्स के बाहर की एक जगह आती है। ट्रेनिंग ग्राउंड्स के अनलाइक ये एरियाज काफी ज्यादा डेंजरस थे, लेकिन रिवॉर्ड्स भी बिल्कुल अलग लेवल के थे। जिस जगह पर यन की नजर थी उसका नाम पॉइजन ड्रैगन वैली था। यह रीजन मॉन्स्टर्स से भरा हुआ होने के लिए फेमस था और रैपिड सोलो लेवलिंग के बेस्ट लोकेशंस में से एक माना जाता था। ऑफ कोर्स ज्यादातर लोग उस जगह से दूर रहते थे क्योंकि वह इंसेनली डेंजरस भी थी। वहां एक छोटी सी गलती भी किसी की जान ले सकती थी, लेकिन यान के लिए वैली किसी डेथ ट्रैप से कम और अपॉर्चुनिटीज के पहाड़ से ज्यादा लग रही थी। डेंस मॉन्स्टर पॉपुलेशन का मतलब था एंडलेस एक्सपीरियंस पॉइंट्स, वैल्यूएबल मटेरियल्स और बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल्स जो ह्यूज अमाउंट्स में पैसे कमा सकते थे। पॉइजन ड्रैगन वैली में उसकी इंटरेस्ट का एक और रीजन भी था। रूमर्स के मुताबिक वैली के अंदर कहीं एक रेयर ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर रहता था। जैसे ही यान उस रूमर के बारे में सोचता है, वह एक्साइटमेंट महसूस किए बिना नहीं रह पाता। अगर किसी तरह उसे उस क्रीचर का एग मिल गया तो वह फाइनली अपनी यूनिवर्सल ग्राफ्टिंग स्किल का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकेगा। ड्रैगन एग को फाउंडेशन बनाकर वह एक इनक्रेडिबली पावरफुल मॉन्स्टर क्रिएट कर सकता था और उसे लॉयल बैटल कंपेनियन में बदल सकता था। पॉसिबिलिटीज इतनी एक्साइटिंग थीं कि इस मास्टर से यन जैसा एक्सपीरियंस्ड इंसान भी फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड हो गया। रात के एंड तक यान अपना डिसीजन ले चुका था। फास्ट लेवलिंग, मनी अर्निंग, वैल्यूएबल मैजिक क्रिस्टल्स कलेक्ट करना और शायद ड्रैगन एग ढूंढना। पॉइजन ड्रैगन वैली उसकी करंट जरूरतों का परफेक्ट पैकेज थी। अपनी सेकंड लाइफ के हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए डिटर्मिन्ड यान डिसाइड करता है कि अगले ही दिन वह पॉइजन ड्रैगन वैली के लिए निकल पड़ेगा और सेफ जोन्स के बाहर अपनी पहली ट्रू सोलो एडवेंचर शुरू करेगा। अगले दिन यान नानरोंग सिटी के डीमन केव की तरफ जाने वाली बस में बैठता है। सफर के दौरान वह चुपचाप अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचता रहता है। पॉइजन ड्रैगन वैली पहुंचने के लिए उसे पहले डीमन केव के थ्रू गुजरना होगा, क्योंकि अभी दिन का शुरुआती वक्त था। उसे पूरा यकीन था कि एरिया लोगों से भरा होगा। डीमन केव एक सिंगल पैसेज के थ्रू डायरेक्टली नानरोंग सिटी से कनेक्टेड था और उसके अंदर एक मैसिव ह्यूमन स्ट्रॉन्गहोल्ड बना हुआ था जो ह्यूमैनिटी के मेजर डिफेंसिव फोर्ट्रेसेस में से एक था। प्रीवियस लाइफ में यान ने यहाँ सालों तक पावरफुल फिगर्स के कंट्रोल में वक्त बिताया था। पूरी जगह उसे ऐसी मेमोरीज याद दिला रही थी जिन्हें वह भूल जाना चाहता था। फोर्ट्रेस को 2 लेवल 70+ बॉसेस ओवरसी करते थे और अनफॉर्चुनेटली वही लोग थे जिन्होंने कभी उसे
इंसान के बजाय एक टूल की तरह ट्रीट किया था। डीमन केव में एंटर करते ही यान नोटिस करता है कि जगह कितनी क्राउडेड है। हर तरफ अवेकनर्स ही अवेकनर्स थे और लगभग सब फुली इक्विप्ड वेपन्स और आर्मर पहने हुए थे। सिटी की सेफ्टी के अनलाइक डी, यहाँ लोग कोई चांस नहीं लेते थे। जैसे ही कोई केव के अंदर कदम रखता था, वह बैटल के लिए रेडी हो जाता था, क्योंकि डेंजर कभी भी सामने आ सकता था। सिर्फ एक नजर डालने पर ही यान समझ गया कि ज्यादातर लोगों का इक्विपमेंट एक फॉर्चून के बराबर था। फिर भी वह खास इंप्रेस नहीं हुआ। केक्सिन की गिफ्टेड स्टोरेज रिंग के कंपैरिजन में यह सब गियर ऑर्डिनरी लग रहा था। फिर दोबारा सोचने पर उसे याद आया कि केक्सिन की वेल्थ उस लेवल की थी जिसे ज्यादातर लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। कुछ देर बाद यन ईस्ट गेट पर पहुंचता है, जो पॉइजन ड्रैगन वैली के सबसे करीब एग्जिट था। डीमन केव से कनेक्टेड एक्सप्लोर्ड रीजन्स में पॉइजन ड्रैगन वैली को रिलेटिवली सेफर ऑप्शंस में काउंट किया जाता था। वहां के मॉन्स्टर्स आमतौर पर लेवल 13 से 18 के बीच होते थे, जो यान के करंट लेवल के लिए परफेक्ट ग्राइंडिंग जोन था। लेकिन जैसे ही वह अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाता है, गार्ड्स उसे अजीब नजरों से देखने शुरू कर देते हैं। ड्यूअल एफ रैंक अवेकनर देखकर कैप्टन खुद को उसका मजाक उड़ाने से रोक नहीं पाता। वह पूछता है कि क्या यान वाकई अपनी 2 ट्रैश क्लासेस के साथ वैली में अकेला एंटर करने वाला है। कैप्टन उसे वार्निंग देता है कि रुकी ट्रेनिंग ग्राउंड्स और डीमन केव का रियल विल्डरनेस बिल्कुल अलग चीजें हैं। यन बस उसकी कंसर्न के लिए थैंक्स करता है और कामली आगे चल पड़ता है। जाने से पहले वह कॉन्फिडेंटली कहता है कि वह डेफिनेटली जिंदा वापस आएगा। कैप्टन को हाउएवर पूरा यकीन था कि यह लड़का अपनी जान गंवाने जा रहा है। उसे रोकने की नीयत से वह अचानक आगे बढ़ता है और यन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कंप्लीट शॉक के लिए यन बिना स्पीड कम किए आसानी से उसके पास से निकल जाता है। कैप्टन वहीं फ्रीज हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सपोजिडली वीक ड्यूअल एफ रैंक अवेकनर ने एक लेवल 30 प्रोफेशनल को ऐसे डॉज कर दिया जैसे वह कुछ था ही नहीं। कई सेकंड्स तक वह बस उस डायरेक्शन में ब्लैंक स्टेयर देता रहता है जहां यन गायब हो गया। कुछ ही देर बाद एक और गार्ड कैप्टन को एक्सप्लेन करता है कि उसे यान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वह रिवील करता है कि यान वही फ्रेशमैन है जिसने क्लास रैंकिंग्स की परवाह किए बिना मल्टीपल रुकी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वह नॉन-रॉन्ग फर्स्ट हाई का एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में नंबर 1 स्टूडेंट था और इस साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम चैंपियन के स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स में से एक माना जाता था। यह सब सुनकर कैप्टन बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। उसके लिए यह रियलिटी से ज्यादा फेरी टेल लग रहा था। पिछले सालों के टॉप अवेकनर्स में से भी कई लोग ऐसे रिडिकुलस अचीवमेंट्स नहीं कर पाए थे। इस बीच यान फाइनली पॉइजन ड्रैगन वैली में एंटर कर लेता है। जगह अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई थी, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम भी साथ लाती थी। टॉक्सिक गैस एरिया के बड़े पोर्शंस को कवर करती थी, जिसकी वजह से एंटीडोट पिल्स सर्वाइवल के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी थी। यन स्टोरेज रिंग से एक पिल निकालता है और तुरंत उसे निगल लेता है। डाउनसाइड यह था कि हर पिल सिर्फ लगभग 3 घंटे तक इफेक्टिव रहती थी, क्योंकि पिल्स चीप नहीं थी और यन अभी भी पेनफुल लेवल तक ब्रोक था। वह हर सेकंड को काउंट करने का प्लान बनाता है। एंटीडोट लेने के लगभग तुरंत बाद 3 लेवल 13 पॉइजन विंग लिजर्ड्स उसकी तरफ चार्ज करते हैं। यान बिल्कुल भी फ्लिंच नहीं करता। उसके लिए वह सिर्फ वार्म अप टारगेट्स थे। वह एज्योर स्टील ब्लेड के साथ उन्हें जल्दी से काट गिराता है और हर किल से एक्सपीरियंस गेन करता है। सिर्फ 3 मॉन्स्टर्स के बाद प्रोग्रेस बढ़ता देखकर ही उसका मूड अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही यान वैली के अंदर और गहरा बढ़ता है। कुछ ही देर में उसे और भी बड़ा मॉन्स्टर ग्रुप मिलता है और वह स्पीड बढ़ाने का फैसला करता है। मॉडिफाई एक्टिवेट करके वह एज्योर स्टील सोर्ड को एज्योर जार सोर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है और सीधा बैटल के अंदर घुस जाता है। पॉइजन विंग बैट्स एक के बाद एक गिरने लगते हैं। जब यन आसानी से उन्हें काट रहा होता है, वह प्रैक्टिकली और मॉन्स्टर्स को चैलेंज कर रहा था कि आकर उस पर अटैक करें। यह नॉन स्टॉप स्लॉटर उसे ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस देता है और उसका लेवल और भी बढ़ने लगता है। बैट्स को खत्म करने के बाद वह कार्निवरस फील्ड ग्रास के एरिया में जाता है और उन्हें भी उतनी ही तेजी से वाइप आउट कर देता है। एक्सपीरियंस गेन उसे और ऊपर पुश करती है, फिर भी सेटिस्फाई न होकर वह आगे बढ़ता रहता है और मियाज़मा टोड्स के लार्ज ग्रुप्स का हंट शुरू कर देता है। बाकी सब की तरह ये मॉन्स्टर्स भी उसे बेयरली स्लो कर पाते हैं। जब तक वह उन्हें क्लियर कर लेता है, यान सीधा लेवल 18 तक पहुंच चुका होता है। कई घंटों की फाइटिंग के बाद यान फाइनली थोड़ा ब्रेक लेता है ताकि रिकवर कर सके और रीजनरेट अपना काम कर सके। हालांकि उसकी लेवलिंग स्पीड एक्सीलेंट थी, फिर भी वह थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। इतने रिडिकुलस अमाउंट के मॉन्स्टर्स मारने के बावजूद उसे एक भी मैजिक क्रिस्टल नहीं मिला था, क्योंकि फ्यूचर इनकम के लिए यह क्रिस्टल्स उसके मेन सोर्सेज में से एक थे। ड्रॉप्स की कमी उसे सोचने पर मजबूर करती है कि शायद आज उसकी लक बहुत ही खराब चल रही है। अनफॉर्चुनेटली वह इस बारे में ज्यादा देर तक नहीं सोच पाता। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आती है जो पूछती है कि क्या एरिया के सारे मॉन्स्टर्स उसने ही मारे हैं। आस मुड़कर देखने पर यन 2 यंग मैन को अपनी तरफ आते देखता है, उन लोगों वाली कॉन्फिडेंस के साथ जो समझते हैं कि पूरी जगह उनकी है। उनमें से एक तुरंत पहचान में आ जाता है। वह था लू युआन, नॉन-रॉन्ग 7th हाई का फेमस एस रैंक गेल असैसिन और पावरफुल लू फैमिली का यंग मास्टर। दूसरा लड़का उसका फॉलोअर लग रहा था। जब तक यन लू युआन को पहचान रहा था, लैकी इम्पेशेंट होकर अपना सवाल दोबारा पूछता है और आंसर डिमांड करता है। तुरंत रिप्लाई देने के बजाय
यन उसे चुपचाप ऑब्जर्व करता रहता है। साइलेंस इतनी लंबी हो जाती है कि वह आदमी इरिटेट हो जाता है। आखिर में यन खड़ा होता है और कामली पूछता है कि अगर वो आंसर न दे तो वो क्या कर लेगा। यह एक सेंटेंस ही लैकी को ट्रिगर करने के लिए काफी था। वह बकवास करना शुरू कर देता है और लू युआन का नाम ऐसे उछालता है जैसे सिर्फ उसका नाम सुनकर लोग डर जाएंगे। सिचुएशन और एस्केलेट होने से पहले लू युआन खुद बीच में बोलता है। अपने कंपेनियन के अनलाइक वह सरप्राइजिंगली पोलाइट बिहेव करता है। वह रिवील करता है कि उसे पहले से यान के बारे में पता है, उसकी अचीवमेंट्स की तारीफ करता है और यहाँ तक कि उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने का इन्विटेशन भी देता है। लेकिन यान एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं करता। वह ऑफर तुरंत रिजेक्ट कर देता है और चलने लगता है। उसकी नजर में एरोगेंट रिच किड्स के ग्रुप के साथ अपना हार्ड अर्न्ड एक्सपीरियंस और लूट स्प्लिट करने का कोई रीजन नहीं था, खासकर जब उनमें से कोई उसे पे भी नहीं कर रहा था। यन के इग्नोर करते ही लैकी गुस्से से फटने वाला हो जाता है। उसके जाने के बाद वह लू युआन से पूछता है कि उसने उसे लेसन सिखाने से क्यों रोका। लू युआन बस सिर हिलाता है और एक्सप्लेन करता है कि जो इंसान 2 F रैंक क्लासेस के साथ पॉइजन ड्रैगन वैली की इतनी डेप्थ तक अकेला पहुंच गया हो वह ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। वह एडमिट करता है कि यन के पास शायद रियल टैलेंट है, फिर भी वह मैटर को पूरी तरह छोड़ने वाला नहीं था। वह लैकी को पेशेंस रखने को कहता है और प्रॉमिस करता है कि अगर उनकी मुलाकात दोबारा यन से हुई तो स्कोर सेटल करने के बहुत मौके मिलेंगे। यह सुनकर लैकी खुश हो जाता है, पूरा यकीन रखते हुए कि यान अब भी एक ट्रैश ही है। वह अगली मुलाकात का इंतजार करने लगता है। इस बीच यान पॉइजन ड्रैगन वैली के अंदर और गहरा बढ़ता रहता है। इस पॉइंट पर उसके पास सिर्फ एक एंटीडोट पिल बची थी, इसलिए वह डिसाइड करता है कि चीजों को सिंपल रखेगा। उसका प्लान था कुछ और मायास्मा टोड्स हंट करना, लेवल 19 तक पहुंचना और फिर दिन खत्म कर देना। अनफॉर्चुनेटली चीजें उसके प्लान के मुताबिक नहीं होती। लगभग 1 घंटा वैली में सर्च करने के बाद भी उसे एक भी वर्थवाइल टारगेट नहीं मिलता। मॉन्स्टर्स की कमी ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटिंग थी, लेकिन जो चीज उसे और भी ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही थी वह रेयर क्रीचर्स का कंप्लीट एब्सेंस था। वैली में एंटर करने के बाद से ही वह रूमर्ड ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर को ढूंढने की होप कर रहा था। न सिर्फ वह उसे नहीं मिला बल्कि उसे ड्रैगन से रिमोटली रिलेटेड कोई चीज तक नजर नहीं आई। जब यन ये सोच रहा होता है कि शायद आज लक ने उसे कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है, तभी एक डार्क प्रोजेक्टाइल अचानक उसकी तरफ शूट करता है। फॉर्चुनेटली उसकी रिएक्शन स्पीड काफी फास्ट थी। वह इंस्टेंटली एज्योर सोर्ड उठाकर अटैक को ब्लॉक कर देता है और प्रोजेक्टाइल उसे हिट करने से पहले ही डिफ्लेक्ट हो जाता है। अटैक को हटाने के बाद वह उस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और रियलाइज करता है कि यह कोई रैंडम प्रोजेक्टाइल नहीं था। जिस भी क्रीचर ने इसे लॉन्च किया था उसके पास सरप्राइजिंगली पावरफुल डिफेंसिव कैपेबिलिटीज थीं। यान फाइट के लिए प्रिपेयर ही हो रहा था कि तभी एक जाइगेंटिक क्रीचर फॉरेस्ट के अंदर से फूट पड़ता है। जमीन हिल उठती है जब एक मैसिव टोड उसके सामने लैंड करता है और एनरेज्ड बीस्ट की तरह ग्राउल करता है। यह मॉन्स्टर मियाज़मा टोड किंग था, एक लेवल 20 बॉस मॉन्स्टर। इसके पास म्यूटेटेड टोड हाइड, जायंट टंग बाइंड और बर्स्ट पॉइजन ग्लैंड नाम की एबिलिटीज थीं। ज्यादातर लोगों के लिए पॉइजन ड्रैगन वैली में अकेला घूमते हुए एक लेवल 20 बॉस से टकरा जाना नाइटमेयर से कम नहीं होता, लेकिन यन वरिड होने के बजाय एक्साइटेड लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, फाइनली एक मैजिक क्रिस्टल मिलने की पॉसिबिलिटी। पूरा दिन मॉन्स्टर्स फार्म करने के बाद भी एक सिंगल ड्रॉप न मिलने के बाद बॉस का सामने आना उसे हेवन से आया गिफ्ट लग रहा था। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना टोड किंग अपना पहला अटैक लॉन्च करता है। जायंट टंग बाइंड एक्टिवेट करके वह अपनी इनॉर्मस टंग को हाई स्पीड से यान की तरफ शूट करता है। अटैक डेंजरस था लेकिन यान उसे एफर्टलेसली डॉज कर देता है। मॉन्स्टर की मूवमेंट देखते ही वह तुरंत डिसाइड कर लेता है कि इसे कैसे हैंडल करना है। उंगली चटकाकर वह मॉडिफाई एक्टिवेट करता है और जायंट टंग बाइंड को जायंट टंग टैंगल में बदल देता है। इफेक्ट इमीडिएट था। जब टोड किंग दोबारा अटैक करता है उसकी अपनी टंग उसी के अराउंड लपेट जाती है और जायंट क्रीचर लगभग खुद ही चोक होने लगता है। ओपनिंग का फायदा उठाते हुए यान हवा में जंप करता है और एजर सोर्ड को मॉन्स्टर के हेड पर गिरा देता है। अनफॉर्चुनेटली चीजें उसकी एक्सपेक्टेशन जितनी स्मूथली नहीं चलती। स्ट्राइक लैंड करती है लेकिन मीनिंगफुल डैमेज डील नहीं कर पाती। फॉलो अप अटैक करने से पहले ही टोड किंग म्यूटेटेड टोड हाइड एक्टिवेट कर देता है। इंस्टेंट उसकी डिफेंस स्काई रॉकेट कर जाती है और उसकी स्किन लगभग इम्पेनेट्रेबल बन जाती है। सिचुएशन को और खराब बनाते हुए बॉस का लेवल यन से हायर होने की वजह से मॉडिफिकेशन इफेक्ट भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जायंट टंग टैंगल जल्दी ही रिवर्ट होकर दोबारा जायंट टंग बाइंड बन जाता है। यन इरिटेशन में जुबान क्लिक करता है। ये मॉडिफाई की सबसे बड़ी वीकनेसेस में से एक थी। जब वह अपने से हायर लेवल एनिमीज पर इस्तेमाल की जाती थी इफेक्ट ड्यूरेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती थी और कभी कभी मॉडिफिकेशन कंप्लीटली फेल भी हो सकती थी। जब जायंट टंग फिर से उसकी तरफ उड़ती हुई आती है यन रियलाइज करता है कि यह फाइट जीतने के लिए उसे कुछ ज्यादा एक्सट्रीम करना पड़ेगा। पैनिक करने के बजाय वह एक डेंजरस गैम्बल लेने का डिसीजन लेता है। स्टोरेज रिंग में हाथ डालकर
वह डीमन ब्लेड निकालता है, फिर मॉडिफाई एक्टिवेट करके उसे एक और भी टेरिफाइंग चीज में बदल देता है, डीमन फॉल सोर्ड। ये मॉडिफिकेशन एसेंशियली एक डीमन को समन करती थी और उसकी एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा ब्लेड के साथ मर्ज कर देती थी। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, सोर्ड के हैंडल के ऊपर एक सिनिस्टर आई अपीयर हो जाती है। उसी वक्त वेपन के अंदर से एक थंडरस वॉइस फूट पड़ती है जो डिमांड करती है कि किसने उसे समन करने की हिम्मत की। यान तुरंत रियलाइज कर लेता है कि उसने अभी क्या अनलीश कर दिया है। वेपन एक डीमन किंग सोर्ड बन चुकी थी। स्टेटस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसके एट्रीब्यूट्स कंप्लीटली अननोन थे। हालांकि उसमें 7th डीमन किंग ब्लड स्पिरिट श्योर की कॉन्शियसनेस का एक फ्रैगमेंट मौजूद था। सिस्टम उसे वार्निंग भी देता है कि सोर्ड एक्सट्रीमली डेंजरस है और इसे कभी रेकलेस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वार्निंग देखते ही यान अपनी न्यू वेपन को एडमायर करने में टाइम वेस्ट नहीं करता। उसे पता था कि यह चीज एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने से पहले टोड किंग को मार देना। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, अपनी बची हुई सारी स्ट्रेंथ गैदर करके यान सोर्ड स्विंग करता है। रिजल्ट अब्सर्ड था। सिर्फ एक स्ट्राइक में ब्लेड मियाज़मा टोड किंग को क्लीनली 2 हिस्सों में काट देती है और लेवल 20 बॉस इंस्टेंट मर जाता है। बैटल लिटरली एक ही अटैक में खत्म हो जाती है, लेकिन प्राइस भी उतनी ही ब्रूटल थी। डीमन फॉल सोर्ड यान की लगभग सारी स्टेमिना ड्रेन कर लेती है और विक्ट्री के तुरंत बाद वह जमीन पर गिर पड़ता है। रिकवरी की कोशिश करते हुए सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। सोर्ड पर बनी आय अचानक ग्लो करने लगती है और श्योर की कॉन्शियसनेस यान के बॉडी पर कंट्रोल जमाने की कोशिश करने लगती है। यन तुरंत वेपन को वापस चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसके पास स्टैमिना बची ही नहीं थी। एनर्जी के बिना वह मॉडिफाई एक्टिवेट नहीं कर सकता था। जब वह एग्जॉस्टेड हालत में पड़ा हुआ था, आरसीएम करा कर इनकी तरफ डीमन किंग की आई सीधा उस पर लॉक कर लेती है। श्योर फ्यूरियस था कि एक मेयर ह्यूमन ने उसकी पावर बोरो करने की हिम्मत की। एरोगेंटली बोस्ट करते हुए वह डिक्लेयर करता है कि उसकी स्ट्रेंथ का एक टाइनी फ्रैक्शन भी यान की पूरी दुनिया को एनस्लेव करने के लिए काफी है। वह ह्यूमैनिटी को कॉन्कर करने और यान को समन करने की सजा देने की बातें करने लगता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर श्योर, यान कोई क्लूलेस रुकी नहीं था जो पहली बार डीमन किंग से मिल रहा हो। एक्चुअली यन पहले से ही इस एग्जैक्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड था। अपनी प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंस पर रिलाई करते हुए वह खुद को फोर्स करके वापस खड़ा करता है। फिर श्योर अपनी ड्रामेटिक विलन स्पीच कंप्लीट करे उससे पहले ही यन एजर सोर्ड पकड़ता है और डीमन फॉल सोर्ड में एम्बेडेड आई को स्मैश कर देता है। अटैक इंस्टेंटली श्योर का कनेक्शन वेपन से सेवर कर देता है। डीमन किंग बिल्कुल पागल हो उठता है। जैसे ही उसकी कॉन्शियसनेस फेड होने लगती है, वह थ्रेट्स चिल्लाता है, रिवेंज की कस्में खाता है और फ्यूचर में यन के साथ करने वाली काउंटलेस हॉरिबल चीजों का डिस्क्रिप्शन देने लगता है। यन मीनवाइल बिल्कुल केयर नहीं करता। श्योर के डिसअपीयर होते ही उसके बॉडी पर प्रेशर भी गायब हो जाता है। रिलीव्ड साई छोड़ते हुए यान फाइनली रिलैक्स करता है। डीमन किंग का इन्वेजन अटेम्प्ट फेल हो गया था, लेकिन उसके पास अभी भी एक और प्रॉब्लम थी। वह अब भी इतना एग्जॉस्टेड था कि मॉडिफाई एक्टिवेट करके वेपन को ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ला सकता था। फिलहाल उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, रेस्ट करना और स्टैमिना रिकवर होने का वेट करना। जो कुछ अभी हुआ था उसके बारे में सोचते हुए उसे अपनी प्रीवियस लाइफ का एक और भी खतरनाक इंसिडेंट याद आता है। तब उसकी एक मॉडिफिकेशन ने गलती से 9th डीमन किंग थंडर स्पिरिट एनाहिलेशन को समन कर दिया था। उसके बाद इतना बड़ा कैओस मचा था कि लेवल 80 से ऊपर का एक नेशन गार्डिंग जनरल पर्सनली इंटरवीन करने पर मजबूर हो गया था। थैंकफुली उस डिजास्टर ने यन को एक वैल्यूएबल लेसन सिखा दिया था। डीमन किंग समन्स को सप्रेस करने की की सिंपल थी। उनकी कॉन्शियसनेस डायरेक्टली वेपन से टाइड होती थी, इसलिए उस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करना उन्हें शट डाउन करने का फास्टेस्ट तरीका था। इसी हार्ड अर्न्ड एक्सपीरियंस की वजह से जो चीज आज एक कैटास्ट्रोफी बन सकती थी, वह सिर्फ एक बहुत गुस्से वाले डीमन किंग को वापस भेजने पर खत्म हो गई। स्टैमिना रिकवर होने का वेट करते वक्त यान खुद को उस टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हुए पाता है जिससे वह अभी मिला था। 7th डीमन किंग का सिर्फ एक फ्रैगमेंट ही उसके बॉडी पर लगभग कंट्रोल जमाने में कामयाब हो गया था, जबकि वह उसकी ट्रू सेल्फ का बस एक टाइनी पीस था। इस बात ने यान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि श्योर जैसे बीइंग्स असल में आते कहां से हैं। क्या वह डीमन केव्स के नेटिव क्रीचर्स हैं या फिर किसी और भी हॉरिफाइंग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं जो उनके बियॉन्ड मौजूद है। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता है उतने ही आंसर्स उसे पसंद नहीं आते। आखिरकार उसकी स्टैमिना इतनी रिकवर हो जाती है कि वह दोबारा मॉडिफाई एक्टिवेट कर सके और तुरंत डीमन फॉल सोर्ड को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस बदल देता है। डेंजरस प्रॉब्लम हैंडल हो चुकी थी और अब फाइनली रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने का वक्त आ गया था। जब वह मियाज़मा टोड किंग की कॉर्प्स के पास पहुंचता है तो खुद को होप करने से रोक नहीं पाता कि शायद बॉस ने मैजिक क्रिस्टल ड्रॉप की हो। फॉर्चुनेटली लक फाइनली उस पर स्माइल करती है। कॉर्प्स के अंदर एम्बेडेड एक लेवल 20 बॉस मैजिक क्रिस्टल मौजूद थी। उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। मार्केट में ऐसी क्रिस्टल की वैल्यू कम से कम 100,000 क्रेडिट्स थी। एक ऐसे इंसान के लिए जिसने जिंदगी का ज्यादा हिस्सा पैसों की टेंशन में गुजारा हो, यह उसकी पहली ट्रूली मैसिव पेडे थी। क्रिस्टल कलेक्ट करने के बाद भी वह नहीं रुकता। स्टोरेज रिंग का इस्तेमाल करके वह टोड किंग की कॉर्प्स के साथ साथ पूरे दिन में मारे गए सारे मॉन्स्टर्स के रिमेन्स भी स्टोर कर
लेता है। यह मॉन्स्टर मटेरियल्स हाई क्वालिटी क्राफ्टिंग रिसोर्सेज मानी जाती थीं और इन्हें बेचकर भी काफी एडिशनल प्रॉफिट कमाया जा सकता था। यन पहले से ही जानता था कि वह ये सब ऑर्डिनरी चैनल्स के थ्रू सेल नहीं करेगा। रेगुलर मार्केट हमेशा टेरेबल प्राइसेस ऑफर करता था, खासकर जब बात वैल्यूएबल मॉन्स्टर मटेरियल्स की हो। इसलिए उसका प्लान सब कुछ ब्लैक मार्केट ले जाने का था, जहां बायर्स काफी ज्यादा पैसे देने को रेडी रहते थे। सब कुछ पैक करने के बाद यन अपना स्टेटस स्क्रीन ओपन करता है ताकि प्रोग्रेस चेक कर सके। तभी उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड नजर आता है। मियास्मा टोड किंग और श्योर से कनेक्टेड मिस्टीरियस एंटिटी को किल करने के बाद उसे इतना एक्सपीरियंस मिला था कि वह लगातार 2 बार लेवल अप कर गया। अब वह ऑफिशियली लेवल 20 पर पहुंच चुका था। यह डिस्कवरी देखते ही उसका दिमाग फुल स्पीड पर काम करने लगता है। यान को सस्पेशन होता है कि सिस्टम में लिस्टेड अननोन एंटिटी असल में श्योर की कॉन्शियसनेस ही थी। अगर यह सच था तो डीमन किंग्स के फ्रैगमेंट्स डिस्ट्रॉय करने पर एक्सपीरियंस मिलता था। कुछ पल के लिए उसके दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आता है। अगर डीमन किंग फ्रैगमेंट समन करके उसकी कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय करने पर फ्री लेवल्स मिलते हैं, तो क्या वह इस ट्रिक को रिपीटेडली एक्सप्लॉइट करके अब्सर्ड हाइट्स तक नहीं पहुंच सकता? खुद को सीधा लेवल 100 तक पावर लेवल करने का थॉट डेफिनेटली टेम्पटिंग था। अनफॉर्चुनेटली रिस्क भी उतना ही इंसेन था। एक छोटी सी मिस्टेक पूरे सिटी लेवल कैटास्ट्रोफी को अनलीश कर सकती थी और उसे फिर से एक नाइटमेयर झेलना पड़ सकता था। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने के बाद यन वाइजली डिसाइड करता है कि कुछ शॉर्टकट सिंपली गैम्बल करने लायक नहीं होते। इसके बाद वह लेवल 20 रीच करने पर मिली न्यू एबिलिटीज चेक करता है। हर 10 लेवल्स पर एक नई इनेट स्किल मिलती थी और इस बार उसकी रिपेयरमैन क्लास ने उसे डिसमेंटल नाम की स्किल दी थी। यह एबिलिटी उसे लेवल 10 से नीचे के आइटम्स डिसमेंटल करने और उनसे डिफरेंट मटेरियल्स रिकवर करने देती थी। इसके ऊपर भी एक 10% चांस था कि क्रिटिकल रिवॉर्ड इफेक्ट ट्रिगर हो जाए, जो मिलने वाले मटेरियल्स को डबल कर देता था। यान तुरंत इस स्किल की वैल्यू समझ जाता है। उसकी नजर में डिसमेंटल प्रैक्टिकली एक मनी प्रिंटिंग मशीन थी। उसकी फार्मर क्लास ने भी उसे एक नया लेवल, एक टैलेंट दिया था, पेस्ट इम्यूनिटी, जो क्रॉप्स को पेस्ट से प्रोटेक्ट करता था। पहली नजर में पेस्ट इम्यूनिटी बोरिंग लग सकती थी, लेकिन यन सबसे अच्छी तरह जानता था कि अपीयरेंसेस डिसेप्टिव होती हैं। मॉडिफाई के थ्रू यह स्किल पोटेंशियली डिवाइन टियर एबिलिटी डैमेज इम्यूनिटी में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। प्रॉब्लम यह थी कि डैमेज इम्यूनिटी के साथ काउंटलेस रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस जुड़ी हुई थीं, जिसकी वजह से वह डेली यूज के लिए रिलायबल नहीं थी। फिर भी यान उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करता। जब सिचुएशन सच में खराब हो जाती हैं, तब ऐसी लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड सर्वाइवल और डेथ के बीच का डिफरेंस बन सकती है। ओवरऑल वह अपने नए गेन्स से बहुत सेटिस्फाइड था और फील कर रहा था कि आज का ट्रिप उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। सब कुछ सेटल करने के बाद यान फाइनली पॉइजन ड्रैगन वैली से बाहर निकलने लगता है, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही वह नोटिस करता है कि कोई इंसान एक ट्री के ऊपर उसका वेट कर रहा है। वह और कोई नहीं बल्कि लू युआन का एरोगेंट लैकी आन इंसान लियू टाओ था। जैसे ही यान उसे देखता है, वह चलना रोक देता है और सोचता है कि अब कौन सी स्टुपिडिटी होने वाली है। लियू टाओ, जो एक लेवल 17 असैसिन और बी रैंक कॉम्बैट क्लास होल्डर था, अपना डैगर घुमाते हुए स्मग एक्सप्रेशन के साथ रिवील करता है कि वह स्पेसिफिकली यान का वेट कर रहा था। एक सेकंड वेस्ट किए बिना टाउ ट्री से जंप करता है और इंसल्ट्स बरसाते हुए सीधा अटैक कर देता है, पूरी तरह कन्विंस्ड कि वह एक ड्यूअल एफ रैंक अवेकनर को लेसन सिखाने वाला है। क्विक स्टेप स्किल एक्टिवेट करके टाओ अपनी एजिलिटी 30% बूस्ट कर लेता है और डैगर्स के साथ आगे लंज करता है। उसके दिमाग में फाइट ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली रियलिटी उसके लिए कुछ और ही प्लान करके बैठी थी। अपनी ग्रेटनेस के बारे में सोचना खत्म भी नहीं हुआ था कि यान बस एक बार सोर्ड स्विंग करता है, बस इतना ही, सिर्फ एक स्ट्राइक। अगले ही मोमेंट टाओ हवा में उड़ता हुआ कचरे की तरह दूर जा गिरता है। वह डिस्टेंस में क्रैश करता है, बुरी तरह बैटर्ड और कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। उसे समझ ही नहीं आता कि एजिलिटी फोकस्ड क्लास होने के बावजूद यान उससे ज्यादा फास्ट कैसे है। और जब वह यान को कैजुअली स्टोरेज रिंग से वेपन्स निकालते देखता है तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। टाओ की नजर में ड्यूअल एफ रैंक क्लासेस वाला इंसान इतनी एक्सपेंसिव चीज अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। यान डिफीटेड असैसिन को कामली देखता है और ऑनेस्टली समझ नहीं पाता कि इतने सारे लोग क्यों बिलीव करते हैं कि कॉम्बैट क्लास मिलते ही वह ऑटोमेटिकली सुपीरियर बन जाते हैं। उसके पर्सपेक्टिव से क्लास रैंकिंग सिर्फ पजल का एक पीस थी। ट्रेनिंग, कॉम्बैट एक्सपीरियंस, फिजिकल स्टैट्स, बैटल इंस्टिंक्ट्स और लेवल डिफरेंसेस भी किसी की स्ट्रेंथ डिसाइड करने में इक्वली इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते थे। ग्राउंड पर फैला हुआ लियू टाओ देखकर यान कंक्लूड करता है कि यह बंदा बस वीक है। हाँ, एक चीज वह जरूर मानता है, अपने लैकी के अनलाइक लू युआन प्रॉब्ली रियल डील था। जैसे किसी ने क्यू दिया हो, लू युआन अचानक शैडोज से निकलता है और अटैक लॉन्च कर देता है। यान उसे तुरंत नोटिस कर लेता है और बिना पैनिक किए स्ट्राइक ब्लॉक कर देता है। दोनों वेपन्स टकराते हैं और कोलिजन के बाद लू युआन यन की एज्योर गोल्ड सोर्ड की तारीफ करता है, जबकि यान उसके सेबर की प्रेज करता है। छोटी सी एक्सचेंज के बाद दोनों एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं। लियू टाओ के रेकलेस अटैक के अनलाइक यह कॉन्फ्रंटेशन बिल्कुल अलग फील हो रही थी। लू युआन ओपनली यान को ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि वह देखना चाहता था कि उसके आस पास बनी हाइप वाकई जस्टिफाइड है या नहीं। क्योंकि लू युआन क्लियरली नहीं मानता था कि यन टॉप स्पॉट डिजर्व करता है, यन डिसाइड करता है कि थोड़ा मजा लिया जाए। सिंपल स्पार पर सेट
सेटल होने के बजाय वह स्टेक्स बढ़ा देता है और एक वेजर प्रपोज करता है। जो हारेगा उसे अपना वेपन देना पड़ेगा। विनर दूसरे की ब्लेड ले जाएगा। लू युआन बिना स्लाइटेस्ट हेजिटेशन के इंस्टेंटली अग्री कर लेता है। एक एस रैंक गेल असैसिन का कॉन्फिडेंस प्रैक्टिकली उसके बॉडी से रेडिएट हो रहा था। जैसे ही बेट सेट होती है वह फुल स्पीड पर आगे एक्सप्लोड कर जाता है। अपनी सिग्नेचर स्किल गेल स्ट्राइड यूज करके लू युआन विंड की पावर हार्नेस करता है और अपनी एजिलिटी को मैसिव 80% तक इंक्रीज कर लेता है। यह स्पीड बूस्ट टेरिफाइंग थी और ज्यादातर रुकीज तो उसे ट्रैक ही नहीं कर पाते, लेकिन यान परफेक्टली काम रहता है। प्रेशर फील करने के बजाय वह एक्चुअली एक्साइटेड लग रहा था। लू युआन को अपनी तरफ रश करते देख यान ओपनली एडमिट करता है कि वह ऑलरेडी उस सेबर को अपनी कलेक्शन में ऐड करने का वेट कर रहा है। आखिर उसकी नजर में यह ड्यूल चैलेंज से कम और एक और फ्री वेपन कमाने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा लग रही थी, जो एक ओवरली कॉन्फिडेंट ओपोनेंट खुद उसके हाथ में दे रहा था।